हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। विल बी स्टार्टिंग द सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स 8:34। सभी कनेक्ट हो जाए बस, ठीक है? भाई मेरा ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है ना। क्या बात मैं है? तुझे ज्वाइन करूंगा 10:30 करता हूँ कॉल। ओके डी भाई, सुनना, आप चेंज हो गए नहीं? चलो बाय। हेलो एवरीवन, इज माय वॉइस ऑडिबल? आवाज आ रही है आप सभी को? गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम फाइन, हाउ आर यू? ओके, आप सभी कनेक्ट हो गए? गुड इवनिंग। अच्छा, एक बार 3 चीजें चेक कर लो। इज माय वॉइस ऑडिबल, स्क्रीन विजिबल एंड वीडियो ऑन है, ठीक है? तो ये परफेक्टली फाइन है ना? ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो आज वाली क्लास में ना अपन एक सेशन पढ़ रहे हैं। तो आज अगर आप पे कोई भी डाउट्स है तो अपन लास्ट में देखेंगे, पहले अपन वो सेशन जो हमारा है आज का वो अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं अपन यहाँ पे। और आज जो मैंने प्रोग्राम्स दिए थे वो भी अपन बनाएंगे। तो पहले अपन वो लॉजिक समझ लेते हैं और फिर अपन आएंगे प्रोग्राम्स बनाने के लिए, ठीक है? ओके, एवरीथिंग फाइन। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विच इज कंडीशनल प्रोग्रामिंग, ठीक है? ताकि मैं आपको प्रोग्राम्स दे सकूं और हम प्रोग्राम्स कर सके साथ साथ। और कंडीशनल प्रोग्रामिंग से क्या होगा, ये जो भी अपन, जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जैसे प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें ज्यादातर ना आपको इफ एल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस केस में वो आपको हेल्प करेगा। तो पहले अगर मुझे कंडीशनल प्रोग्रामिंग अगर आती है या लूप्स लगाना मुझे आता है, अच्छे से समझ में आ जाए, तो हमारी प्रैक्टिस और बेटर हो सकती है लॉजिक्स लगाते वक्त, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है। आपको क्या लग रहा है नाम से क्या समझ में आ रहा है? आप चैट में आंसर कर सकते हैं। कंडीशनल प्रोग्रामिंग, वेरी गुड। कंडीशन, वेरी गुड। यस और नो वाली कंडीशन के बेसिस पे प्रोग्रामिंग, इसका मतलब क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू सर्टेन टाइप, वेरी गुड। वी विल यूज सम कंडीशन, वेरी गुड। देखो कंडीशन का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम जल्दी से समझ में आ जाएगा। 10th एग्जाम सबने दिया है ना? 10th 12th एग्जाम है ना? तो
उस समय पापा ने, मम्मी ने, आपकी फैमिली ने ऐसे कंडीशन रखी होगी, रखी है ना, सबके सबके वही वैसे ही चलता है ना, कि सिर्फ 10th कर लो उसके बाद मजे ही मजे हैं, फिर 12th कर लो उसके बाद मजे ही मजे हैं, बस IIT क्रैक कर लो या नीट का एग्जाम क्रैक कर लो फिर मजे ही मजे हैं। तो वो वाला चीज सबके पास में रहता है। तो वहां पे क्या आता है, कंडीशंस आती है कि अगर आप 10th के अंदर 75% मार्क्स लाते हो तो आपको बाइक मिलेगी, या अगर गर्ल है तो उसको स्कूटी मिलेगी। ऐसे कंडीशंस रखते हैं ना फैमिली में, ताकि आप उस चीज के लिए भी एटलीस्ट अच्छी से मेहनत करो और अच्छा स्कोर क्रिएट कर लो, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहने वाला है 10th और 12th। बाकी का तो नहीं पता, बट 10th और 12th रहेगा। और ऐसे साथ भी नहीं रहता, मुझे नहीं लगता कि रहता है, बट मैं आपको एक बता रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि साथ रहता है। कई लोग इसको भी लेके हो जाएंगे कि यार मेरे तो बहुत कम मार्क्स है, सर ने बोल दिया साथ में रहता है। आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट योर स्किल, ठीक है। बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि यार मोस्ट ऑफ द केसेस में एजुकेशन के अंदर ये दो बैरियर्स होते हैं, जहां पे आपको कभी ना कभी लाइफ में फैमिली में ये चीज कही जाती है कि अगर आप ये कर लोगे तो आपको ये मिल जाएगा, नहीं तो, समझना इस चीज को, नहीं तो अगर आप ये कर लेते हो, यानी कि पहली कंडीशन आई कि अगर आपके, इफ इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है। तो पहली आपकी कंडीशन क्या आ गई कि अगर आपके जो ओवरऑल मार्क्स है, टोटल मार्क्स बोल देता हूं मैं, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75, ठीक है, ऑन एन एग्रीगेट, तो आपको क्या मिलेगी, तो आपको मिल जाएगी बाइक। ऐसे ही होता है। ये एक साधारण सी कंडीशन लगाई और कुछ नहीं लगाया, सिर्फ बोला कि अगर आपको बाइक चाहिए ना, तो आप एक कंडीशन दो, मानो मेरी, कि अगर आपके 75 मार्क्स से ज्यादा आ जाते हैं ओवरऑल तो आपको बाइक मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक सिंपल लिफ कंडीशन हुई। मतलब अगर ये ट्रू हुआ, कोई भी कंडीशन की अगर बात होती ना, तो कंडीशन के दो ही आंसर हो सकते हैं। इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, दैट मींस इट कैन आइदर जनरेट अ ट्रू वैल्यू और अ फॉल्स वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। तो इफ वाला जो ब्लॉक होता है, ये जो ब्लॉक है, ये तभी एग्जीक्यूट होता है इफ कंडीशन प्रोवाइडेड इज ट्रू। अगर फॉल्स होगा तो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं, तो वो इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो सीधा इसके बाहर आ जाएगा। अगर बाहर कोई कोड लिखा होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये जो कोड है जो इस इफ ब्लॉक में लिखे हुए हैं, वो तब और तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इसके इफ के ब्रैकेट में लिखी गई कंडीशन वो ट्रू होती है। तो अगर वो ट्रू नहीं होती है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इन इफ वाले ब्लॉक में से। इसके बाहर जो कोड है वो होगा, लेकिन इस ब्लॉक के अंदर जो ये वाला जो स्कोप है इफ का, इस ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो पहला फॉर्मेट तो ये होता है कि सिर्फ एक कंडीशन दी गई, जब आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एडिशनली एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट करवाने होते हैं एक कंडीशन के बेसिस के ऊपर, तो आप सिंपल सा इफ यूज करते हो, यानी कि केवल इफ भी यूज किया जा सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं बी पार्ट के ऊपर। बी पार्ट में क्या होगा कि कंडीशन आई, इफ क्या आया कि भाई मार्क्स आपके कितने आने चाहिए, मार्क्स अगर 75 से ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, बाइक मिलेगी, न्यू बाइक और स्कूटी, न्यू बाइक और स्कूटी, ठीक है। नहीं तो एल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स के केस में क्या होगा कि आपको 11th में कोटा जाना पड़ेगा, यू हैव टू शिफ्ट टू कोटा फॉर प्रिपरेशन। मतलब मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने कभी ऐसा किया होगा, बट मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। आप क्योंकि यार आप तो वो वाले डेज को याद ही मत दिलाओ, वो कैसे दिन थे हमारे, ठीक है। बट मैं वो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में कंडीशंस लगाते हो, अपनी लाइफ में कंडीशंस लगाते हो। आपका जो दिमाग है ना, वो इन सारे कंडीशंस को लगाता है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा, तो आप बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चंस लगाते हो कि मैं पिछली बार जब गया था तो ऐसा हुआ था, तो मुझे आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आपके अंदर से आंसर आता है नहीं, नहीं जाना चाहिए। या पिछली बार गया था तो ये हुआ था, मतलब समझ रहे हो ना। आप सब जगह खुद भी कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हो। जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे मुझे हेलमेट लगाने का शौक नहीं है, मतलब मुझे हेलमेट पसंद नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि आपको हेलमेट नहीं लगाना चाहिए। आपको हेलमेट लगाना चाहिए, मैं भी लगाता हूँ, बहुत मजबूरी में लगाता हूँ, बट लगाता हूँ क्योंकि इट्स वेरी गुड फॉर आवर ओन हेड। मतलब अगर 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 किसी भी सिनेरियो में एक्सीडेंट हो जाता है तो यू कैन
सेफ सिक्योर योर हेड एंड इट इज द मेन पार्ट। ओएस है हमारे कंट्रोल सिस्टम का, तो ओएस का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एज पर द सेफ्टी पर्पस आपको हमेशा हेलमेट लगाना चाहिए। बट मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ, जब मैं उस एज में था जहाँ पे मैं इस चीजों को मानता नहीं था, जैसे आप कह सकते हो कॉलेजिंग वाला डेज जो होते हैं, कॉलेज डेज, तो उस समय मैं हेलमेट्स नहीं लगाता था। तो मेरे दिमाग में कंडीशन लगाता था कि अगर मैं इस रोड से जाऊंगा तो यहाँ पे इस साइड पे ट्रैफिक पुलिस वाले होंगे, अगर हम ये रूट लेते हैं तो इस पे उस साइड पे होंगे, बट ये वाला अगर रूट लेके मैं ये वाला रूट लेता हूँ तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा। ऐसा आपने भी किया होगा ना कभी। अभी मत करना है ना, अभी आपको हेलमेट लगाना ही चाहिए। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में कंडीशन लगा के एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट करते हो कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 तो क्या होगा, स्कूटी मिल जाएगी या बाइक मिल जाएगी। अगर नहीं होता है तो फिर आपको कोटा जाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फिर आपने बोला कि नहीं नहीं, ये दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है, कि आप एक इफ के साथ में एल्स को भी लगा सकते हो। एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तब आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। जब ट्रू होगी तो अपन ने देखा ही था इफ एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ एग्जीक्यूट हुआ है तो एल्स कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता, और अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो हमेशा एल्स ही एग्जीक्यूट होगा। एल्स का मतलब नहीं तो ये तो करना ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ तीसरी सिनेरियो पे, आपने पेरेंट्स को बोला कि नहीं यार प्लीज और ऑप्शन दो, ऐसे नहीं, मतलब सीधा आप कोटा ही भेज रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, आप और ऑप्शन तो दो, मेरे मैथ्स अच्छी है तो उसके बेसिस पे तो कुछ ऑप्शन दो। तो पेरेंट्स ने कहा ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है कि तेरे मार्क्स क्या होने चाहिए, 75 से ज्यादा आने चाहिए या उसके बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो तुझे बाइक मिलेगी या स्कूटी मिलेगी, एनीथिंग जो आप यहाँ पे मानो। फिर उन्होंने क्या कर दिया, एल्स इफ एक और कंडीशन दे दी। आपने बोला ना, रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, अगर मार्क्स 75 के बराबर नहीं आए या उससे ग्रेटर नहीं आए तो एक काम करना, अगर मैथ्स में 100 आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, बट उस समय हम देखो बाइक नहीं दिलाएंगे, बट हम देखो विल लेट यू बाय अ लैपटॉप, विल गिव यू अ न्यू लैपटॉप जो आगे काम आएगा तेरे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई और ऑप्शंस दे देते हैं, एल्स इफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स शुड बी ग्रेटर देन 80, अगर ये हो जाता है तो तुमको एक नया मोबाइल फोन मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर तो कोटा जाना ही पड़ेगा। अगर ये भी नहीं होता तो फिर एल्स पार्ट में क्या दिया, कोटा दे दिया। क्या एल्स लगाना जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था, आप केवल इफ एल्स से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस बना दी मैंने, कि भाई पहली कंडीशन अगर ट्रू होती है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं इस ऑर्डर में दे रहा हूँ कि मुझे पहली कौन सी चाहिए, प्रायोरिटी के हिसाब से ये चाहिए। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो सीधा बाइक और स्कूटी मिल जाएगी आपको। उसके बाद में ना तो ये कंडीशन चेक होगी, ना ये कंडीशन चेक होगी, ना इस पे कभी आएगा। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू है तो ये वाला काम होगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर सेकंड इफ पे आएगा, यानी कि वो किस पे आएगा, एल्स इफ। नहीं तो में कंडीशन है, ऊपर देखो कंडीशन नहीं थी, एल्स था, कि अगर ये ट्रू होता है तो सही बात है, नहीं होता है तो आपको कोटा तो जाना ही है, ये एल्स पार्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे एल्स में कंडीशन आ गई कि भाई ठीक है, एल्स में मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ, ये नेस्टिंग नहीं है, नेस्टिंग होती इफ के अंदर इफ, वो भी अपन उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो एल्स इफ मैथ्स इज इक्वल टू 100, यानी मैथ्स के अंदर मार्क्स अगर तुम्हारे 100 है, तुम्हारे चलो टोटल मार्क्स 75 के ऊपर नहीं आए, बट अगर तुमने मैथ्स में 100 स्कोर कर लिए तो अभी आई एम वेरी मच हैप्पी, मतलब पेरेंट्स ने बोला वेरी मच हैप्पी, आपको एक नया लैपटॉप परचेस करके दे देंगे, ठीक है, एज अ सेलिब्रेशन, कि भाई आपने बहुत अच्छा मार्क्स लेके आए तो उसके हिसाब से आपको लैपटॉप गिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब बाइक स्कूटी नहीं मिलेगी, अब क्या मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि बाइक स्कूटी कब मिलती, जब आपकी पहली कंडीशन ट्रू होती। अब ये भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, पहले तो ये कंडीशन कब, वन कंडीशन टू इज ट्रू, अब ये फॉल्स हो गई तो इस पे आए, और ये भी फॉल्स हो गई तो किस पे जाएंगे, इसके बाद वाले एल्सिफ पे। अब यहाँ पे क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों का जो एग्रीगेट आया वो 80 से अबव आना चाहिए, मतलब जो भी एडिशन हुआ डिवाइड बाय 100 किया तो जो भी आया वो 80 के
डिवाइड बाय 300 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, 80 के अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या करेंगे अपन, मोबाइल फोन को एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब मोबाइल फोन मिल जाएगा आपको व्हेन कंडीशन 3 इज ट्रू। लेकिन अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर आप, और कोई ऑप्शन नहीं है, एल्स में तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप एल्स नहीं देते तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता इसमें से। तो हमेशा फ्लो याद रखना कि जो पहला इफ लगाया ना उसकी प्रायोरिटी हमेशा हाई होती है। अगर वो ट्रू हो गया तो नीचे जितने भी आपने एल्स इफ दिए हैं, एल्स दिए, उनमें कोई पे भी वो जाएगा ही नहीं चेक करने के लिए। लेकिन अगर पहला जो कंडीशन अगर वो फॉल्स होता है तो फिर दूसरे कंडीशन पे आएगा वो चेक करने के लिए। अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स होती है तो फिर तीसरी कंडीशन पे आएगा, और इस तरीके से चलेगा। और जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। When any of the condition given are false, then else part is executed. ठीक है, when condition 1, 2, 3 all are false, जब तीनों कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो गई तो else एग्जीक्यूट हुआ और कोटा जाना पड़ा, ठीक है। नहीं तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती तो बाइक, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाती तो लैपटॉप, तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाती तो मोबाइल फोन। अब मिलेगा इनके केस में एक ही, ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरे मैक्स में भी 100 है और मेरे मार्क्स भी 75 से ग्रेटर है तो मुझे लैपटॉप भी मिल जाए और बाइक भी मिल जाए, ये नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑर्डर किसका है, इसका। तो मैक्स में आपके कितने भी हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने भी हो, बट मार्क्स अगर आपके 75 से ग्रेटर है या उसके बराबर है तो बात खत्म हो गई यहीं पे। यहीं पे आपको बाइक मिल जाएगी और अगले दिन आपके घर में बाइक आ जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो फिर नीचे आएगा और नीचे वाला कंडीशन चेक होगा। समझ पा रहे हो? दिस इज द वे हाउ यू इंटीग्रेट प्रोग्रामिंग, कंडीशनल प्रोग्रामिंग। तो जो हम रियल लाइफ में चीजों को मैनेज करते हैं ना, हम भी कंडीशंस लगाते हैं। तो वैसे ही आपको क्या करना है, अपने कंपाइलर के लिए कंडीशन लगाना है कि देख अगर ये होता है ना तो तू ये काम करना, अगर ये नहीं होता है तो तू ये काम करना, या फिर अगर ये होता है तो ये काम करना, नहीं तो अगर ये होता है तो ये काम करना, नहीं तो अगर ये होता है तो ये काम करना। ये एल्सिफ 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 हो गया। और अगर कुछ भी नहीं होता इसमें से तो ये तो करना ही करना, वो एल्स पार्ट हो गया। समझ में आया? अब मैं बताता हूँ चौथा पार्ट जो होता है इफ के अंदर इफ, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड, नेस्टेड इफ एल्स। अब ये क्या होगा, नेस्टेड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? इसके रेस्पेक्ट में नहीं बताना, नेस्टेड कहीं पे भी, नेस्टेड का मतलब क्या होगा। अगर मैंने नेस्टिंग लिख दिया है या नेस्टेड लिख दिया है, इसका मतलब क्या होता है? लूप अंडर लूप। वेरी, और आप चैट में बता सकते हो, सब बताओ जिनको भी लग रहा है। नेस्टिंग टर्म आपने यूज किया होगा। वेरी गुड गुनीत, वेरी गुड दीक्षित। नेस्टिंग टर्म कहां से आता है, कोई मुझे बताएगा? नेस्टिंग टर्म आता है नेस्ट से। नेस्ट किसको कहते हैं इंग्लिश में? कंडीशन अंडर अनदर कंडीशन, लूप अंडर लूप, वेरी गुड। कंडीशन इनसाइड कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन। अच्छा, ये सही है। नेस्टिंग जो टर्म है वो कहां से आता है, नेस्ट कहां से आता है, कोई बताएगा मुझे? नेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? नेस्ट घोंसला, वेरी गुड। चिड़िया क्या करती है, घोंसला बनाती है बच्चों के लिए। तो वो क्या कर रही है, पेरेंटिंग कर रही है ना, वो पेरेंट है। और उनकी उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो क्या कर रही है, घोंसला क्रिएट कर रही है। तो जो चिड़िया है वो नेस्टिंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चिड़िया अब चिड़िया चिड़िया का जो बच्चा हुआ चिड़िया जैसे ही दिखेगा ना, और उसी के लिए उसने क्या किया है, एक जगह बनाई जहां पे वो उसको होल्ड कर सके। तो इसको कहते हैं हर जगह चले जाना, इसको नेस्टिंग बुलाते हैं। जब कभी भी एक के अंदर उसके जैसा एक और ऐड हो जाता है उसी के अंदर, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को नेस्टिंग बुलाया जाता है। जैसे कि यहां अगर हम देखें तो इफ के अंदर अगर मैं फिर से इफ लगा दूंगा, बिल्कुल कंडीशन भले ही अलग हो, बट इफ के अंदर इफ आ गया, लूप के अंदर लूप आ गया, तो ये क्या कहलाएगा, नेस्टिंग कहलाएगा। आगे फ्लटर के अंदर हम जाएंगे ना तो वहां पे तो सारी चीजें नेस्टेड ट्री होता है आपका। ये पेरेंट इफ हो गया, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड। तो जहां पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आता है उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। आप फ्लटर के अंदर देखो तो पूरा ही आपका ट्री जो है, ट्री फॉर्मेशन जो होता है वो आपका कैसा होता है, ऐसे ही तो होता है। इसके दो चाइल्ड,
इसके फिर से 3 चाइल्ड, इसके 2 चाइल्ड, तो ये ट्री तो फॉर्मेट हो रहा है, यहाँ से क्रिएट हो रहा है, यहाँ से 2 चाइल्ड, इसके 3 चाइल्ड, इसके और बनेंगे, इस तरीके से और बनेंगे, और ये ट्री बनता जाएगा, जैसे ट्री फॉर्मेशन होता है। इसको हम नेस्टिंग कहते हैं। विजिट के अंदर वापस विजिट को लगाना, ठीक है। तो जो पेरेंट, जो ऊपर लगा हुआ है वो पेरेंट विजिट हो जाएगा, जो अंदर लगा हुआ है वो चाइल्ड विजिट हो जाएगा। वैसे ही ये पेरेंट इफ हो जाएगा, ये चाइल्ड इफ हो जाएगा। अब ये कहाँ काम में आएगा? ये काम में आएगा एक कंडीशन में। कंडीशन क्या है? इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। इफ योर शॉपिंग, किसी ने शॉपिंग का एग्जांपल दिया तो मैं वही ले लेता हूं। शॉपिंग कार्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन 5,000, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बट एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि मैं फिर से एक इफ लगा दूंगा। पहले तो आपका शॉपिंग कार्ट की वैल्यू जो है वो 5,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। 5,001 भी होगा तो चलेगा। इफ यू आर अ कस्टमर ऑफ कंपनी, मतलब उस कंपनी के पहले पुराने कस्टमर हो, तो ही आपको ये ऑफर मिलेगा 10%, नहीं तो ये ऑफर नहीं मिलेगा। जैसे आप देखते हो ना क्रेडिट डेबिट कार्ड, कि भाई आपको जैसे जोमेटो पे आप कोई चीज ऑर्डर करते हो, तो जोमेटो पे वो बोलता है कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप HDFC यूजर हो तो 10%, और वो भी 10% कम मिलेगा ऑन अ प्राइस वैल्यू ऑफ 500 एंड मैक्सिमम। जब आप खाना 500 से या 500 से ज्यादा का खाना मंगाओगे तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी अगर आप HDFC यूजर हुए तो। समझ पा रहे हो? तो यहाँ मल्टी कंडीशन लगी। एक कंडीशन ट्रू होने के बाद में दूसरी कंडीशन भी चेक करी गई। दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी हो। क्या इसमें और कर सकते हैं क्या? जैसे 3 कंडीशन है तो 3, इसके अंदर एक और इफ बनाऊंगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इफ के अंदर इफ। अब जो यहां वाला कोड है ना, वो कब एग्जीक्यूट होगा पता है आपको? ये वाला कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन 1, कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 ऑल आर ट्रू। जब सारी की भैया सारी होगी, हाँ। भैया ये तीनों कंडीशन को अगर नेस्टेड इफ बनाने के बजाय हम पहले इफ में ही एंड लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर हाँ, लगा वो के। मैं अभी आऊंगा उसके ऊपर, अभी उसी पे आऊंगा। ये बेसिक इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसको और सिंपलाइज करूंगा। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। अभी वो ऑपरेटर्स पे भी हम आएंगे। तो ऑल आर ट्रू, तो ये वाला जो कोड है हमारा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब पहली ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, और ये कंडीशन भी जो यहाँ पे दी है वो ट्रू है, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो अंदर है। और अगर ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला पार्ट जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, मतलब जो जिसमें आपने इफ लगा रखा है, बस इफ के अंदर वाला नहीं होगा। और अगर आपकी सिर्फ पहली वाली कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे अगर आपने कुछ काम कर रखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर आपने ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई और अगर आपने यहाँ पे एल्स भी नहीं लगाया तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इस पार्ट में। बट अगर आपने एल्स लगा रखा है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पहली वाली फॉल्स होती है तो, पहली वाली फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहली वाली ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर पहली, ये तो एग्जीक्यूट होगा ही पहली वाली ट्रू होने पे, लेकिन इसके बाद में अगर ये कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो इसके अंदर का जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके अंदर कोई कंडीशन है वो भी एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके अंदर वाला कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैंने यहाँ पे एल्स दे रखा है तो ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, बट ये फॉल्स होगा, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। समझ पा रहे हो? इसको कहते हैं हम नेस्टिंग, नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इसको और आसान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कुछ ऑपरेटर्स यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको ऑपरेटर्स का आइडिया देता हूँ। मजा आने वाला है इस कॉन्सेप्ट में। देखो, कॉमनली जो यूज में आता है वो मैं बता रहा हूँ। ए, जहां आप ये काम कर रहे थे, कौन सा वाला? नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स क्या हुआ कि या तो ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा, ये काम करना है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? और गेट यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी के साइट में मैं एक और लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक है, विजिबल है ना आप लोगों को? और इधर मैं बना देता हूँ
बी। जब आप नेस्टिंग वाला काम कर रहे हो, नेस्टिंग मतलब एक के अंदर एक, तो उस केस में आप उसकी जगह एंड गेट को यूज कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो पहले इनका मैं वो बनाता हूँ ड्रॉइंग, मतलब ये गेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, या आप अगर आपने कंप्यूटर कंप्यूटर का 10th क्लास में ना एक बाइनरी करके एक पूरा टॉप चैप्टर था कंप्यूटर के अंदर, अगर आपने 10th में वो अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें भी ये गेट्स आता है। देन अगर आपने 11 फिजिक्स 12th में में भी अगर तो आपने, थे सर, हाँ फिजिक्स में सर लॉजिकल गेट्स। हाँ फिजिक्स में भी है। एंड अगर आपने कंप्यूटर साइंस ले रखी 11 12th में तो वहां भी पता चल जाएगा आपको। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस ले रखी थी, इंजीनियरिंग या बीसीए जहाँ पे भी, तो उसमें भी ऑप्शंस मिलते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। जो आपका एंड गेट होता है, एक और होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कुछ ऐसा होता है। कौन बताएगा ये क्या होता है? ये भी बहुत कॉमन यूज में आता है। और भी बहुत सारे होते हैं, एक्सॉर गेट होते हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे। बट ये कॉमनली जो प्रोग्रामिंग में हमको यूज में आता है ना, बहुत कॉमन है ये। कुछ जो अनकॉमन है वो कभी कभार यूज में आएंगे, तो उसको भी हम समझेंगे। बट अभी जो समझना चाहते हैं वो यहाँ से कॉल होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल बनाता हूँ। पता है आप सभी को ट्रुथ टेबल के बारे में? नहीं पता तो अभी पता लग जाएगा। एक टेबल जो वैल्यूज क्रिएट करेगा। बेटर है मैं इस तरीके से बनाऊं। ए बी, ए प्लस बी, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यूज देते हैं अपन, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। तो आपने 0 1 क्यों किया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। आपको एडिशन करना है यहाँ पे। तो एक और पहले ये टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, फिर अपन एक साथ दोनों पे करेंगे। ए बी, ए डॉट बी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ अपन वैल्यूज लिखते हैं। 0 प्लस 0 करोगे कितना होगा, 0। 0 प्लस 1 करोगे कितना होगा, 1। 1 प्लस 0 करोगे कितना होगा, 1। 1 प्लस 1 करोगे कितना होगा, बाइनरी है, 1। वेरी गुड, 1। एक कैरी ओवर जाएगा। बाइनरी में हमेशा कभी भी 1 0 से आगे नहीं जाता, 2 3 नहीं होता ऐसे, ठीक है। आपका 0 1 में ही रहता है। तो अगर 1 1 होगा तो आपका जो रिजल्ट है वो 1 आएगा, लेकिन कैरी ओवर जो है वो आपका 1 चला जाएगा। तो अगर इधर आए, इधर देखें तो क्या होगा, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 1 इंटू 0 0, 0 1 इंटू 1, 1। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं सारी वैल्यूज को हटा दूं और लास्ट फाइनल रिजल्ट पे देखूं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ट्रू ट्रू। यहाँ क्या आया, 0 का मतलब फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, लास्ट ट्रू। इससे मुझे एक चीज लगी यहाँ पे, कि जब दो ट्रू मिलते हैं, यहाँ देखो, जब, सॉरी,
जब आपके दो फॉल्स मिलते हैं ना तब भी फॉल्स क्रिएट होगा, बाकी सारे केसेस में आपका ट्रू क्रिएट होगा। यहाँ देखो एक भी ट्रू है ना तो पूरी कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर रहा है। यहाँ देखो ये समझ पा रहे हो ना, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। फिर फॉल्स फॉल्स क्या बना रहा है, फॉल्स बना रहा है। फॉल्स ट्रू क्या बना रहा है, ट्रू बना रहा है। ट्रू फॉल्स क्या बना रहा है, ट्रू बना रहा है। और ट्रू ट्रू क्या बना रहा है, ट्रू बना रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। तो फॉल्स 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 बना रहा है, फॉल्स ट्रू भी फॉल्स बना रहा है, ट्रू फॉल्स भी फॉल्स बना रहा है। लेकिन जब दोनों ट्रू होते हैं तभी ट्रू होगा। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जब दोनों ट्रू होंगे या जब तीनों ट्रू होंगे तो अब क्या कंडीशन होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुझे नेस्टिंग वाला काम करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, एंड गेट लगा सकता हूं नेस्टिंग की जगह। अगर मुझे मल्टीपल कंडीशन सिर्फ इसलिए चेक करनी है कि अंदर वाला काम हो तो मैं एक साथ मल्टीपल कंडीशन को लगा सकता हूं यूजिंग एंड गेट। इसको कहते हैं हम नेस्टिंग का रिप्लेसमेंट। और जहां पे अपन कर रहे थे कि अगर एक भी ट्रू होता है, जैसे आप सपोज करो कि यहाँ पे तो अलग अलग काम हो रहे हैं एल्स इफ में, है ना। तो अगर सपोज करो कि आपके पापा मम्मी पेरेंट्स की ये कंडीशन है कि या तो आपके मार्क्स 75 से ग्रेटर आए टोटल, या फिर मैथ्स में 100 आ जाए, या फिर पीसीएम में 80 के ग्रेटर आ जाए। उन तीनों कंडीशन में आपको एक ही चीज करवा रहे हैं। वो एक ही चीज क्या दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं या स्कूटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप बाइक स्कूटी का कोड लिखते हैं, यहाँ पे भी आप बाइक स्कूटी का कोड लिखते हैं, और यहाँ पे भी आप बाइक स्कूटी का कोड लिखते हैं, बट कंडीशन अलग अलग है इसलिए आपको लिखना पड़ा। इस चीज को आप शॉर्टन कर सकते हैं यूजिंग और गेट। समझ में आया। तो और गेट की जगह आप इफ एल्स की जगह इफ एल्स की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, और गेट को यूज कर सकते हो। जब आपके सारी कंडीशन के ऊपर एक जैसा ही काम करना है, मतलब आपको ये करना है कि पहले चेक कर लो ये वाला कंडीशन ट्रू है क्या, तो ये काम करवा दो। अगर ये नहीं है तो फिर ये चेक कर लो। मतलब जैसे आप कहीं गए, अब सपोज दैट बताता हूँ, आप सिम पोर्ट करने गए अपनी, आज ही का एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। मेरे को सिम पोर्ट करवाने जाना था, ठीक है। तो आप लोगों के पास में बीएसएनएल है क्या? तो थोड़ी सर्विस उसकी बहुत टाइट हो रखी है, तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ उसमें। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत सर्विस टाइट हो रखी है तो यू कैन जस्ट शिफ्ट टू एयरटेल। एयरटेल इज बेटर ऑप्शन और जियो इज बेटर ऑप्शन। तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस पिछले एक वीक में, तो मैंने फाइनली डिसीजन किया कि मैं पोर्ट कर लेता हूँ मेरी सिम को फ्रॉम BSNL टू एयरटेल, बिकॉज आई हैव जियो। जियो है मेरे पास में, तो एयरटेल होगा तो इट विल बी वेरी मच बैलेंस्ड, ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आपके पास में आधार कार्ड है। काम देखना सेम है मेरा, वो सिर्फ मेरी आइडेंटिटी चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले कंडीशन लगाई कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है, मैंने कहा नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है। देख रहे हो अब सब पे अलग अलग काम नहीं हो रहा है, सेम काम हो रहा है। तो वो इफ एल्स से भी कर सकते थे, और वो किससे कर सकते थे, और गेट को यूज करके भी कर सकते थे। जहां काम एक ही है बट मल्टीपल कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट इनमें से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उनके लिए क्या कंडीशन थी कि यार तुम्हारे पास में आधार कार्ड है तो भी चलेगा, आधार कार्ड नहीं तुम्हारे पास में वोटर आईडी कार्ड है तब भी चलेगा, अगर तुम्हारे पास में लाइसेंस कार्ड है तब भी चलेगा, मुझे तो एक आईडी प्रूफ चाहिए। समझ रहे हो। तो वहां पे हम और गेट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग काम होता कि अगर ये होगा तो ये काम होगा, नहीं तो ये होगा तो ये अलग काम होगा, जैसा कि आपने अभी ऊपर थोड़ी देर देखा सब पे अलग अलग हो रहा है। इसलिए मैं वापस गया और मैंने बताया कि अगर सेम होता तो हम ये और गेट को यूज कर लेते। अगर सब में बाइक स्कूटी मिल रही होती तो हम और गेट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो आपको बाइक मिलना तय है, ठीक है, या स्कूटी मिलना तय है। अब आ जाते हैं नीचे वापस, और इनको लगाएंगे कैसे। लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो ऑपरेटर होता है वो आपका और ऑपरेटर ऐसा होता है, दो खड़ी पाए, हिंदी में खड़ी पाए बोलते हैं इसको, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। और एंड गेट होता है आपका, एंड साइन होता है ना, स्पेशल कैरेक्टर शिफ्ट के साथ दबाते हो आप, 7 के ऊपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ कंडीशन 1 और कंडीशन 2 और कंडीशन 3 और कंडीशन 4, चारों में से कोई भी अगर ट्रू होती ना तुम्हारी तो ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ एनी वन ऑफ इट इज एग्जीक्यूटेड, मतलब अगर ये ट्रू है तो ये आगे जाएगा ही नहीं, चेक करने भी नहीं जाएगा, क्योंकि आगे सारे और गेट्स लगे हुए हैं। तो अगर और गेट है तो इसको आगे जाने की जरूरत कहाँ है, जब एक ट्रू हो गया तो ये सारे ट्रू हो गए। अब चाहे फॉल्स भी हो आगे सारे
तो क्या फर्क पड़ता है, एक तो ट्रू हो गया ना, तो पूरी कंडीशन को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तब भी ये जाता रहेगा, चेक करता रहेगा। लास्ट में अगर फॉल्स हुआ ना, ये चारों फॉल्स हो गए, तो ये एल्स में जाएगा, अगर एल्स है तो। अगर नहीं है तो ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा इस कंडीशन के लिए। बस यही रहेगा, इसके बाहर का कोड एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। एल्स है तो फिर फॉल्स होने पे एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। इधर आते हैं, नेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, और इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे आप मल्टीपल भी लगा सकते हो। तो ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा इफ कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर ट्रू। अभी अपन ने देखा ना ऊपर कि अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तब भी ये कंडीशन क्या बनेगी, फॉल्स बनेगी, क्योंकि बीच में क्या है, एंड लगा हुआ है। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तब भी कंडीशन क्या बनेगी, फॉल्स बनेगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। और ये भी बता देता हूँ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो एंड के बाद में जो दूसरी कंडीशन है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एंड लगा हुआ है और पहले से कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो ऑब्वियसली वो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, आपका फॉल्स बन जाएगा। तो ये कंडीशन कभी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है यूजर नेम पासवर्ड। जब हम लॉगिन लगाते हैं तो लॉगिन में हम यूजर से यूजर नेम लेंगे, यूजर ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे, और हमको दोनों चेक करवाना है। केवल यूजर नेम से भी हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते और केवल पासवर्ड से भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं कि भाई मैंने जो पासवर्ड लिया होगा, सपोज दैट आपने भी कोइंसिडेंटली कोई पासवर्ड लिया हो, तो ये हम थोड़ा ना चेक लगा सकते हैं पासवर्ड पे कोई रोक हो। पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया और आपने भी 1 2 3 4 5 6 7 रख दिया, तो मुझे मना थोड़ा ना करेगा, या आपको मना थोड़ा ना करेगा कि इस नाम से पासवर्ड पहले से किसी का है। तो मतलब ये तो ये वाली बात होगी ना कि भाई उसको पता चल रहा है कि भाई किसी ना किसी यूजर के पास का ये पासवर्ड है, तो पासवर्ड पे वो रोक नहीं सकता। पासवर्ड तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो ये जरूर बोल सकता है कि इट मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, एटलीस्ट 8 डिजिट का होना चाहिए। अब वो कुछ भी, और कोइंसिडेंटली मेरा पासवर्ड किसी और के साथ भी मैच हो सकता है। तो पासवर्ड के अकेले के बेसिस पे तो हम कंडीशन लगा नहीं सकते। और अगर पासवर्ड को छोड़े तो केवल ईमेल के बेसिस पे या मोबाइल के बेसिस पे या यूजर नेम के बेसिस पे भी कंडीशन नहीं लगेगी कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर मुझे आपके मोबाइल नंबर पता है और मैं मोबाइल नंबर लिखूंगा तो मैं क्या लॉगिन थोड़ा ना हो पाऊंगा। मोबाइल नंबर के साथ जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो उस समय एक मैंने पासवर्ड दिया होगा, तो मुझे याद होना चाहिए। तो वो पासवर्ड जब मैं साथ में दूंगा तो दोनों चेक होंगे, दोनों ट्रू होने चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। तो इस केस में बेस्ट कंडीशन होती है जहां हम एंड ऑपरेटर को लगाते हैं। समझ में आया आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। एक बेस्ट एग्जांपल से मैं आपको और बताता हूँ। जो और गेट होता है ना, उसमें प्लस ऑपरेटर यूज में आ रहा है, देख रहे हो आप प्लस, इसमें डॉट ऑपरेटर यूज में आ रहा है। इसको हम मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, मैक्स में मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हो आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी नंबर में 0 1 में 0 0 1 0 1 0 1 में अगर एक +1 कर दोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या होगे कि 1 नहीं होगा यार, किसी में भी +1 करोगे तो उसकी जो वैल्यू उसमें से +1 होगा ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बाइनरी के कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पे कितने भी +1 हो आगे, एक +1 होते ही उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बाकी सब कैरी में चले जाएंगे। लेकिन समझ रहे हो, मतलब एक कंडीशन ट्रू होते ही, एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगर और गेट्स लगे हुए। और उल्टी साइड में कोई भी नंबर है यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई कर दो 0 से, एक 0 ही काफी है ना मल्टीप्लाई करने के लिए। मैंने कितने ही 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन अगर मैंने एक 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कितने भी ट्रू हो आपके, अगर एंड के अंदर एक भी फॉल्स है ना, तो पूरी कंडीशन क्या बन जाएगी, फॉल्स बन जाएगी। इस तरीके से याद रखोगे ना तो कभी इनमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस वाले गेट के ऊपर। ये कौन सा है, कौन बताएगा मुझे। सर एक सिंगल लाइन भी होती है, हाँ वो टर्नरी ऑपरेटर होता है, वो भी अपन देखेंगे। सर इसमें हम टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं ना। हाँ टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर मैं बताऊंगा। सिंगल लाइन जब आपको कुछ रिटर्न करवाना हो कंडीशन के बेसिस पे, तो हम ज्यादातर टर्नरी ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, ओके गुड। तो सभी बोल रहे हैं नॉट गेट, वेरी गुड, इट इज द नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या होता है, बाहर लग जाती है ना, मतलब उसका उल्टा। यहाँ पे 1 या 0 होगा, अभी अपन ने देखा बाइनरी के अंदर, और 1 हम किसको बोलते हैं, ट्रू को, 0 हम किसको बोलते हैं, फॉल्स को। तो अगर यहाँ पे 1 है तो इधर अगर 1 गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट गेट के बाद में 0 हो जाएगा। अगर यहाँ 0 गया तो नॉट गेट के बाद में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि अगर ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा।
और इस ऑपरेटर का रोल होता है ये एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर कैसा होता है आपका, ऐसा होता है। डबल इक्वल्स टू, ये कंपैरिजन करेगा, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ए एंड बी के बीच में अगर लगा दिया तो ए बी आपस में इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा अगर इक्वल हुए तो। और नॉट इक्वल क्या करेगा कि अगर इक्वल नहीं हुए तो ट्रू आएगा, और अगर इक्वल हुए तो फॉल्स आएगा। समझ रहे हो, उल्टा चेक करेगा ये। और आप किसी कंडीशन के आगे भी लगा सकते हो अगर उल्टी चेक करवानी है आपको कंडीशन। मेरे को चेक करवाना है कि इफ ए इज इक्वल्स टू बी, ये कंडीशन लगानी है, उसके आगे नॉट लगा देता हूं। तो अगर ये ट्रू होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी फॉल्स, और ये फॉल्स होगा तो कंडीशन बन जाएगी ट्रू। कई बार ऐसा भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आप कंडीशन के आगे भी नॉट लगा सकते हो, तो जो भी उसका रिजल्टेंट आएगा उसके अगर आगे नॉट है तो उसका उल्टा कर देगा। अगर रिजल्टेंट फॉल्स आया तो उसको ट्रू कर देगा, रिजल्टेंट ट्रू आया तो उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और पार्ट के ऊपर, ये हो गया हमारा इफ एल्स प्रोग्रामिंग। आगे स्विच भी होता है, वो भी हम देखेंगे, बट अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगेगी ना, वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हम इफ एल्स पे आ गए। स्विच, स्विच केस कुछ अलग नहीं है। स्विच में क्या होता है, जैसे स्विच एक आपने एक वैल्यू दे दी कि भाई यार ये इसकी वैल्यू के अंदर क्या क्या काम होगा, जैसे एक्स को स्विच में डाल दिया तो केस 1, इसका मतलब क्या हुआ, केस इक्वल्स टू 1 मतलब क्या हुआ कि अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो ये काम करो। मल्टीपल केसेस बनते हैं कि अगर इस वेरिएबल के ऊपर ये केस है तो ये काम होगा, अगर ये केस है तो ये काम होगा, अगर ये केस है तो ये काम होगा। पर उसमें क्या होता है, आपको ब्रेक और कंटिन्यू लगाने पड़ते हैं। बाय डिफॉल्ट वो टर्मिनेट नहीं होते, यानी कि अगर मेरा पहला केस एग्जीक्यूट होगा ना तो ऑटोमेटिकली अगर मेरा पहला केस ट्रू हो गया है तब भी केस 2 एग्जीक्यूट होगा, केस 3 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसको बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे सारे केस को एग्जीक्यूट नहीं करना है। मुझे अगर ये केस 1 ट्रू हो जाता है तो केस 1 ही एग्जीक्यूट हो, तो उसके अंदर ब्रेक लगाना पड़ता है मुझे। तो वो हम ब्रेक कंटिन्यू स्विच स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लूप्स के अंदर। लूप्स क्या होता है, रिपीटेशन। वेरी गुड। मैं जहां से स्टार्ट किया मैं वहीं आ गया, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा, फिर से मैं स्टार्ट करूंगा, मैं वहीं आ जाऊंगा। सुबह उठे, काम पे गए, वापस घर आ गए और नींद ले ली, वापस सुबह उठे, वही रेपिटेशन स्टार्ट हो गया आपका लाइफ साइकिल, जब तक कि संडे नहीं आता है वेट करते रहो। तो दिस इज अ लूप, आप इस लूप में फंस गए हो, लूप चल रहा है। इसमें बाहर कैसे निकल सकते हो, अपने एंजॉय करके, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड करके, फ्रेश माइंड करके। बट यहाँ पे आ जाते हैं वापस, लूप का मतलब समझ में आया आपको। लूप का मतलब कि कोई चीज को मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूँ वहीं आके अगर एंड कर देता हूँ तो फिर से वो चीज स्टार्ट हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक लूप में आ जाएगा। अब इसका मैंने क्या आपको एग्जाम्पल भी दिया था, डोरे मामू वाला, डॉक्टर स्ट्रेंज, अगर आपने मूवी देखी है, और अगर आपने डॉक्टर स्ट्रेंज देखी है तो भी अच्छी बात है। एज ऑफ टुमारो मूवी देखी है आपने, टॉम क्रूज की, किसी ने देखी एज ऑफ टुमारो? आप बोलोगे यार अब क्या पढ़ाई के टाइम में ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं, मूवीज अच्छी हैं, बात देखनी चाहिए। हाँ, एज ऑफ टुमारो देखना, बहुत अच्छी मूवी है। जिन्होंने नहीं देखी, आई वुड रिकमेंड, कभी भी फ्री टाइम मिले तो आप ट्राई करना। ऐसा नहीं किसी दिन टास्क दूं और आप बोलोगे सर आपने कहा था मूवी देख रहा था इसलिए। तो टास्क पहली प्रायोरिटी है, मूवी लास्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसे कह रहा हूँ, जब आपके पास में फ्री टाइम हो, आप रील्स चला रहे हो, उससे अच्छा है कि कोई अच्छी चीज देख लो जिससे कि आपको कुछ आइडिया लगे, ठीक है, कुछ लर्निंग हो, नहीं तो कुछ एंटरटेनमेंट ही हो जाए आपके लिए, ठीक है। अब तो उसमें क्या होता है ना, एज ऑफ टुमारो में भी यही सेम चीज होती है। वो एक एक तरह से जर्नी चलती है उसकी मिलिट्री कैंप के अंदर, और वो मरता है, हर बार वो मरता है, लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से मरता है। वो जैसे ही मरता है ना तो वापस उसकी जर्नी, सुबह दिन स्टार्ट हुआ है ना वहां से स्टार्ट होती है। फिर वो उसको पता लग जाता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी डे टू डे लाइफ वापस स्केड्यूल हो रही है, तो जब मैं मर रहा हूं ना तो वापस मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ को, ठीक है। तो इसको हम लूप कहते हैं। और यहाँ पे लूप का क्या काम है, यहाँ पे लूप का काम ये है कि मैंने आपको बोला कि आपको ना एक लाइन को प्रिंट करवाना है 10 बार, इस लाइन को 10 टाइम्स प्रिंट करवाना है, यानी कि एक ही कोड को 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है। तो आप क्या हो गए कि यार फंक्शन में डाल दो ना, फंक्शन तो अपने इसलिए सीखा ना कि आपको बार बार कोड ना लिखना पड़े, तो फंक्शन को तो 10 बार कॉल करना पड़ेगा ना आपको। अगर आप फंक्शन में डाल दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि आपने फंक्शन में उसको डाल दिया, तो अब आपको लाइन बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, लेकिन फंक्शन को तो 10 बार कॉल करना पड़ेगा, तभी वो चीज 10 बार एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लूप्स को यूज करते हैं। कोड को एक बार लिखना, उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना इज द मेन फीचर ऑफ यूजिंग द लूप।
जब भी आपको कहीं ऐसी जरूरत पड़े तो आप लूप को यूज कर सकते हो। ये इटरेशन कहा जाता है। आप जब आगे लिस्ट में समझाऊंगा कलेक्शंस के अंदर, तो वहां पे क्या होता है, एरे के मतलब एक लिस्ट होती है जिसमें मल्टीपल डेटा स्टोर हो रहा होता है अलग अलग इंडेक्स पे। तो उसके हर इंडेक्स पे कुछ चेकिंग लगानी है मुझे, तो मैं एक एक करके हर एक का चेक करूंगा। इससे अच्छा मैं लूप में डाल दूं उसको, तो वहां पे बहुत यूजफुल हो जाता है। तो मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी बताया, ठीक है, कि वहां, क्योंकि रियल टाइम में ऐसा नहीं आएगा कि आपको 10 बार लाइन को एग्जीक्यूट करना है इसलिए हम लूप यूज कर रहे हैं। हम एक्चुअल में इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे होंगे, हम एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे होंगे अलग अलग चीजों के लिए। तो उसकी बजाय मैं क्या करूंगा, लूप में डाल दूंगा, अलग अलग चीजों को लाऊंगा जरूर, लेकिन वो कोड को बार बार नहीं लिखूंगा। तो उस केस में हम लूप को यूज करेंगे। अब जो लूप होते हैं वो मेनली दो तरीके के होते हैं, कॉमनली जो यूज में आते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे भी वो दो ही तरह के हैं, एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है। और फॉर लूप भी आपके नॉर्मल दो तरीके के होंगे, एक फॉर लूप और एक आपका फॉर ईच लूप। वाइल लूप भी दो तरीके के होंगे, एक वाइल डू लूप और एक डू वाइल लूप। ठीक है, अभी एक करके इनको सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है फॉर लूप के ऊपर, ए फॉर लूप। फॉर का मतलब क्या होता है, इनके लिए। व्हाट आर यू डूइंग फॉर का मतलब इनके लिए, तो इसलिए फॉर से स्टार्ट होता है। सबका एक रिलेशन है। आप प्रोग्रामिंग में देखोगे ना तो कोई चीज का ऐसा नहीं लगेगा कि इसका कोई हाथ पैर नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि यार ये आपने कैसी बात कर दी, इसका कोई सर, ना तो कोई सर है ना कोई पैर है, ऐसा कहीं नहीं होगा प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो ना, तो आपको उसके टर्म्स को समझना पड़ेगा। आपने टर्म्स को अच्छे से समझ लिया ना, रिलेट कर लिया, क्योंकि हम रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते, मगिंग नहीं कर सकते कोड में। कोड इज जस्ट लाइक अ मैथ्स, आपको बिल्ड करना पड़ेगा खुद से। जैसा प्रॉब्लम आया उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला को यूज करना है, थ्योरम्स को यूज करना है और सॉल्यूशन क्रिएट करना है। हर क्वेश्चन सेम नहीं होगा। तो ऐसे ही जब आप प्रोग्राम डेवलप करोगे तो हर प्रॉब्लम सेम नहीं होगी, रियल लाइफ चैलेंजेस डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। बट आपके पास में कोडिंग होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे आप कौन सा प्रोग्राम यूज कर सकते हो, मतलब कौन सा लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर आते हैं। फॉर लूप में तीन चीजें होती है। कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहला आता है आपका इनिशियलाइजेशन, इसको हम कहते हैं इनिट, इनिशियलाइजेशन। फिर आती है आपकी कंडीशन, फिर आता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखो, शुरू कहां से करना है, कहां तक चलना है और चलाएगा कौन, ये मतलब क्या हुआ। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 0। मुझे फॉर लूप चलाना है 10 बार, तो मुझे 10 बार चलाने के लिए 0 से लेके 9 तक चलाना पड़ेगा, या मैं 1 से लेके 10 तक भी चला सकता हूँ। तो चलो आपको मैं पहले 1 से शुरू करता हूँ, ताकि आपको ये समझना पड़ेगा आगे चल के कि 0 का इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट करना है। और आई की जगह आई क्यों लेते हैं हमेशा हम, मोस्ट कॉमन है फॉर लूप के अंदर आई लेना। 10 में से 9 लोग हमेशा आई को यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आई लेते हैं क्या, नहीं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे 10 बार चलाना है, तो 10 बार मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, 11 से 20 चला सकता हूँ, तब भी क्या होगा, 10 बार ही चलेगा। मैं 101 से 110 बार चला सकता हूँ, तो 101 से 110 बार जब चलेगा तो 10 बार ही चलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग नंबर दिया और अब यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि कब तक ये रहेगा। अब यहाँ कंडीशन क्या लगाई, आई शुड बी लेस देन 11। इसका मतलब क्या है कि अगर आई की वैल्यू 11 से कम होगी तो ये लूप चलेगा, नहीं तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 1 है, आप तो कह रहे हो ना 1 है, यहाँ से 1 से शुरू, 1 आपने दिया ना, असाइन किया 1, तो ये तो हमेशा इसको इससे अंडर ही होगी। तो हमेशा इसके अंडर होगी तो लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलता ही रहेगा, या तो चलेगा ही नहीं या चलता ही रहेगा, कभी एंड ही नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ 10 बार ही चलाना है ना, तो मुझे इसको इंक्रीमेंट भी तो करते रहना पड़ेगा। आई की वैल्यू को प्लस करूंगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, क्या होगा, 2 इज लेस देन 11, यस 2 इज लेस देन 11। फिर आई को प्लस प्लस किया जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, आई प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आई प्लस इक्वल्स टू 1, वन एंड द सेम थिंग। मतलब आई में आई की वैल्यू को एक जोड़ो और आई में ही स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे आपका, जब हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं तो हमेशा इंक्रीमेंटेशन होगा यहाँ पे, और जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आएंगे तो बड़ी वैल्यू यहाँ आएगी पहली बात तो, और छोटी वैल्यू यहाँ आएगी,
तब क्या होगा आपका डिक्रीमेंटेशन होगा, i माइनस माइनस i इक्वल्स टू i माइनस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं अगर इसको प्रिंट कराने लगा प्रिंट i, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, ये पहले करेगा 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहां तक प्रिंट करेगा, 10 तक, क्योंकि जब 11 होगा तो 11 इज लेस देन 11 पॉसिबल ही नहीं है। क्या 11 11 से छोटा हो सकता है क्या, 11 11 के बराबर हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और हमारा एक्यूरेटली ये जो लूप है वो कितनी बार चला, 10 बार चला। समझ में आया, इज इट क्लियर? अब उल्टा चलाना हो तो देखो, फॉर मुझे 11 से 1 चलाना है तो कैसे चलाऊंगा मैं, फॉर int i equals to 11 i should be greater than 0 and i minus minus। तो 11 होगा, माइनस माइनस 10 होगा, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस, और इस तरीके से कहां तक पहुंच जाएंगे अपन, 1 तक पहुंच जाएंगे। 1 इज ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 1 के लिए भी चलेगा, 11 के लिए भी चलेगा, 10 के लिए भी चलेगा, ऐसे सब के लिए चलेगा, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। 0 जब आएगा ना तो उसके लिए नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे ही माइनस माइनस हुआ अब 1 की वैल्यू, तो 1 में से -1 हुआ तो कितना बचा, 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0, नॉट पॉसिबल। 0 इज इक्वल टू 0, 0 हाउ कैन 0 बी ग्रेटर देन 0? ठीक है, तो ये कोड भी आपका कितनी बार चलेगा, ये कोड आपका 11 बार चलेगा। आप कैसे समझ रहे हो, 11 भी तो चल रहा है ना, 11 भी चल रहा है और 1 भी चल रहा है। ठीक है, मैं अगर 10 शुरू करता ना यहाँ पे तो 10 बार ही चलता। क्लियर है ये चीज, समझ में? अभी प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे इसको। तो फिर वाइल कैसे डिफरेंशिएट करता है, देखो इसमें मैंने आपको फॉर लूप बताया अभी। तो फॉर ईच जो है ना, ये हम तब सीखेंगे जब हमको कलेक्शंस आ जाएगा, लिस्ट समझ में आ जाएगा। तो वो भी एक क्लास होगी जिसमें हम कलेक्शन समझेंगे, डार्ट के अंदर कौन कौन से कलेक्शन यूज में आता है, उनके ऊपर कैसे कैसे फंक्शन जो कॉल किए जा सकते हैं, और फिर उस समय मैं आपको फॉर ईच लूप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फॉर ईच क्या होता है, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट। तो ये इटरेबल क्रिएट करता है लिस्ट के अंदर को एग्जीक्यूट करने के लिए। और इसका जो सिंटेक्स होता है ना, वो यहाँ फॉर ईच नहीं लिखा होगा, यहाँ फॉर ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे लिस्ट है स्ट्रिंग टाइप की, तो स्ट्रिंग नेम इन लिस्ट नेम्स, ये इसका इंटीग्रेशन होगा सिंटेक्स। इसका मतलब क्या होगा, अब हर इंडेक्स पे लिस्ट के एक नेम पड़ा है वो उठेगा और यहाँ लूप में उसके लिए लूप चलाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम आगे इसको समझेंगे जब हम लिस्ट समझ चुके होंगे। जब तक हमको लिस्ट नहीं आता होगा तब तक हम फॉर ईच लूप का कोई सेंस नहीं है। तो पहले लिस्ट समझेंगे, कलेक्शन समझेंगे, फिर वापस आएंगे और फॉर ईच को समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम फॉर को समझ रहे हैं कि भाई कोई भी चीज को मेरे को 10 बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो 10 बार या 20 बार जितनी बार भी करवाना है, तो वो मैं किससे करवा सकता हूँ, लूप से करवा सकता हूँ। और फॉर लूप जो होता है ना वो आपका काउंट स्पेसिफिक होता है। काउंट स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, कि जब आपको पता हो कि कोई चीज को अगर मेरे को नंबर्स में एग्जीक्यूट करवाना है, जैसे 10 बार करवाना है, 20 बार करवाना है, 25 बार करवाना है, तो हम ज्यादातर क्या यूज करेंगे, फॉर लूप को यूज करेंगे। तो फिर वाइल लूप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाइल लूप का काम में आता है। तो वाइल का मतलब क्या होता है, जब तक, वाइल बोलते हैं ना, वाइल आई एम अलाइव नोबडी कैन हर्ट, नोबडी कैन हर्ट यू, सुना होगा ना, ऐसा फेमस डायलॉग है। तो वाइल मतलब जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता, वाइल वहां पे आता है। तो वाइल का मतलब क्या हुआ, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई ये आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कंडीशन स्पेसिफिक अगर आपको कोई लूप चलाना है तो आपका वाइल लूप है, काउंट स्पेसिफिक अगर आपको कोई लूप चलाना है तो आपका फॉर लूप है। तो अब आते हैं यहाँ पे, अब वाइल में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका डू वाइल, एक होता है वाइल डू। अब मुझे कौन बताएगा सबसे ज्यादा कौन सा यूज में आता है डेली लाइफ में, हम कौन सा करते हैं, वाइल डू करते हैं या डू वाइल करते हैं? अगर आपको आइडिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं, वाइल लूप। जैसे आप चैट में आंसर कर सकते हो, वाइल डू वाइल, डू वाइल के वाइल डू,
काफी लोग डू वाइल बोल रहे हैं और काफी लोग वाइल डू बोल रहे हैं। डू वाइल रेयरली यूज करते हैं, वेरी गुड। वाइल डू ज्यादा यूज करते हैं। वाइल, देखो जब हम वाइल डू करते हैं ना तो डू लगाना नहीं पड़ता अपन को। अब मैं आप तो बताता हूँ आपको क्या क्या चीज है ये। देखो पहले हम डू वाइल को समझते हैं। डू ब्लॉक आता है पहले, फिर आपका वाइल कंडीशन आता है। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब है कि जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट करना है वो इस कंडीशन के लिए ट्रू होना चाहिए। जब कंडीशन जब तक ट्रू होगी ये कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। डू मतलब करो जब तक कि कंडीशन ट्रू है। वाइल कंडीशन ट्रू, डू दिस। तो इसका ओरिएंटेशन आप देख रहे हो, पहले डू आ रहा है तो ये एक बार कोड एग्जीक्यूट होगा बिना कंडीशन को चेक किए। यानी कि अगर मैं एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट करता हूं आपके सामने कि कंडीशन फॉल्स है पहले से ही, मतलब पहली बार जब ये चल रहा है ना उसी समय कंडीशन फॉल्स है, तब भी डू जो है वो एक बार तो एटलीस्ट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। डू जो है वो आपका एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि यहां तक चेक ही कहां हो रहा है। फिर जब वाइल आएगा और कंडीशन फॉल्स मिली तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रू होता तो वापस डू को कॉल करता और ये कोड एग्जीक्यूट होता। फिर कंडीशन ट्रू मिलती तो एग्जीक्यूट होता, फिर कंडीशन ट्रू मिलती एग्जीक्यूट होता, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती टर्मिनेट हो जाता। जबकि वाइल डू में क्या होता है? वाइल कंडीशन एंड जो ये ब्रैकेट होता है आपका, ये डू ब्रैकेट ही होता है आपका। तो यहाँ आपका कोड है, तो पहले कौन आ रहा है? वाइल आ रहा है। तो अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है पहले से ही तो वाइल एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, नॉट इवन वंस। ये एटलीस्ट एक बार होगा, एटलीस्ट मान के चलो, एटलीस्ट एक बार तो होगा ही होगा। समझ पा रहे हो? तो फिर ऐसा क्यों है? देखो ऐसा इसलिए है कि जब आपको कोई काम, जैसे प्रोग्राम आपने बनाया, ठीक है, प्रोग्राम में आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपने क्या किया कि प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस पूछे और लास्ट में एक कंडीशन दे दी कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और एग्जिट। सिर्फ पूछा कंटिन्यू, ट्रू या फॉल्स। अब अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो वो वापस से वो क्वेश्चंस पूछेगा मुझसे। ऐसा होता ना जैसे केबीसी खेला मैंने, अब केबीसी में वही गिने चुने 20 क्वेश्चंस है मेरे पास में, तो मैंने वो क्वेश्चंस दे दिए और क्वेश्चंस के एंड में वो क्या आ गया मेरे पास में? एक लूप आ गया कि अगर मैं ट्रू करूंगा कि भाई मुझे खेलना है तो वो कंडीशन, वो कोड वापस एग्जीक्यूट होगा, वो सारे 20 क्वेश्चन वापस आएंगे। लेकिन अगर मैं फॉल्स करूंगा तो मैं टर्मिनेट हो जाऊंगा और मैं गेम से बाहर आ जाऊंगा। तो जब कभी भी ऐसा कोई फ्लो है जिसमें आपको एक बार तो एटलीस्ट वो चीज को एग्जीक्यूट करवानी है, उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए कि ये चीज फिर से कंटिन्यू करनी है क्या। अगर करनी है तो ट्रू करो, नहीं करनी है तो फॉल्स कर दो, लेकिन एक बार तो वो करवाना पड़ेगा उसको, जहां पे वो प्रॉम्प्ट देगा कि भाई आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। आता है ना, विश टू कंटिन्यू और नॉट, तो वही चीज वापस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो उस केस में आपका डू वाइल यूज में आता है। और वाइल डू हर जगह पे जहां पे आपको कंडीशन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है, लूपिंग करनी है, तो वहां पे आपका वाइल डू ही आएगा। जब मुझे चाहिए कि यार कंडीशन अगर फॉल्स है तो कोई भी चीज एग्जीक्यूट नहीं हो और जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो लूप चलता रहे, तो उस केस में हम वाइल डू को यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज में आता है वो आपका वाइल यूज में आता है, वाइल डू। इसमें डू आपका ये जो डू ब्लॉक है, इसको कहते हैं डू ब्लॉक। डू मतलब करना। इसमें क्योंकि पहले लिखा जाता है ना तो इसको एक नाम देने के लिए डू दिया जाता है, फिर आगे वाइल लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब प्रैक्टिकली करके देखें एक बार। तो मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने ये किया था और अभी मैं सबको क्या कर रहा हूँ, डिलीट करते थे अपन। वापस हमारे पास में फ्रेश मेन फंक्शन आ गया। अब यहाँ सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इफ एल्स कंडीशन जो अपन ने भी देखा है वो सब करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक इंटीजर ले लेता हूँ, मार्क्स इक्वल्स टू, सपोज दैट एक एग्जम्पशन ले लेते हैं कि मार्क्स 77 आए। ठीक है, तो कंडीशन लगाते हैं इफ मार्क्स, कुछ भी लगा सकते हो आप कंडीशन,
इज ग्रेटर देन 75, तो क्या करना है? प्रिंट ठीक है। अभी सिर्फ इफ किया, फिर एल्स एल्स करूंगा, फिर इफ एल्स इफ जो अपन ने वहां फ्लो देखा ना, सब अपन चला के देखेंगे। तो बाइक स्कूटी रिवॉर्डेड। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 77 की जगह T2। आप ये यूजर से भी ले सकते हो, बिल्कुल आप ये यूजर से भी ले सकते हो, मैं सिर्फ आपको इफ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ऑल द बेस्ट ही आया, इसके अंदर का कुछ भी नहीं आया, और एल्स भी नहीं दिया था। ठीक है, तो जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट ये तो प्रिंट हो गई ना, मतलब इसके अंदर का कुछ भी नहीं हुआ। इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स है तो। और अगर मुझे फॉल्स पे कुछ और काम करवाना है तो मैं यहाँ पे एल्स लगा सकता हूँ, प्रिंट better luck next to next year। आ गया बेटर लक नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। आ गया बाइक स्कूटी रिवॉर्डेड, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इफ एल्स हो गया। अब हम इसमें भी अगर कुछ करना चाहे तो हम इसमें भी क्या कर सकते हैं? इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। एल्स इफ मार्क्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक और ले लेते हैं, मैथ्स मार्क्स। एक और ऑप्शन दिया पेरेंट्स ने कि चलो ठीक है, आपके 75 से ग्रेटर नहीं आए, बट अगर आपके मैक्स में 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो भी आपको बाइक स्कूटी मिलेगा। ठीक है, और हमारे मैथ्स में मार्क्स कितना है? 2। रन करते हैं इसको। अब देखो बाइक और स्कूटी रिवॉर्डेड कहाँ से आया है? ये वाला पार्ट, क्योंकि ये 75 से ग्रेटर है ना। इसको भी मैं कम कर देता हूँ, इसमें भी मेरा है सपोज दैट 56। ठीक है, मैं कहीं गलती से एक्चुअल नंबर ना लिख दूं मेरे 10th के। ओके, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, ऑल द बेस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें से दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ मैक्स को 100 कर देते हैं अपन। अभी भी क्या आ गया? बाइक स्कूटी रिवॉर्डेड, जबकि मार्क्स तो 56 ही है ना, बट क्यों? कौन सी कंडीशन ट्रू हुई? ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। तो इसको मैं और बेटर तरीके से कैसे लिख सकता हूँ? ये पूरा हटाऊंगा, इसको ऊपर वाली में जोड़ दूंगा। कैसे? अभी अपन ने देखा था। और या तो मार्क्स मार्क्स जो है 75 से ग्रेटर होने चाहिए, या फिर मैक्स मार्क्स 100 के बराबर होने चाहिए। दोनों में से एक भी ट्रू होगा ना, तो भी आपको बाइक मिल जाएगी या स्कूटी मिल जाएगी। करते हैं अपन एक बार। मिल गई बाइक स्कूटी। ठीक है, अब दोनों अगर फॉल्स है तो सिर्फ ऑल द बेस्ट आना चाहिए, बेटर लक नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर और ऑल द बेस्ट। एल्स नहीं होता तो सिर्फ ऑल द बेस्ट आता। तो ये हो गया हमारा सिंपल इफ एल्स इफ। और एंड वाला कंडीशन बताता हूँ कि पापा ने कंडीशन दी कि भाई मैक्स में तो 75 से ज्यादा आने चाहिए, सॉरी मार्क्स तो 75 से ज्यादा आने ही चाहिए, बट मैथ्स में भी ना 100 तो नहीं, बट एटलीस्ट 90 मार्क्स आने ही चाहिए।
और एग्जैक्टली 90 मार्क्स तो कैसे होंगे? तो उनका कहने का मतलब है 90 से ग्रेटर होने चाहिए या इक्वल टू होंगे तो भी चलेगा, बट मार्क्स मैक्स में तो हमको इतने चाहिए 90 से अबव। और अगर 75 ओवरऑल आता है तब भी तुमको बाइक मिल जाएगी। दोनों कंडीशन अब क्या करनी है, ट्रू करनी है। तो अगर मैं देखूँ तो मैं इधर तो आ गया 87, ठीक है, और मैक्स में मेरे 60 रह गए। तो अभी क्या होगा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब दोनों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। पहले क्या था, दोनों में से एक का ट्रू होगा तो एक का ट्रू होगा तब भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 60 की जगह मैं 95 कर देता हूँ। बाइक स्कूटी रिवॉर्डेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स का कॉन्सेप्ट, इफ एल्स इफ प्रोग्रामिंग जो अपन ने करी। अब हम आ जाते हैं व्हाइल लूप और फॉर लूप के अंदर। तो मुझे ये लाइन प्रिंट करवानी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको मुझे 10 बार प्रिंट करवाना है। तो पहला तरीका तो ये है कि मैं इसको 10 बार लिखूं, ठीक है। और अब मैं इसको रन करूं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया 10 बार। बट इससे भी कोई बेटर तरीका है क्या? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार फंक्शन इस चीज को रिजॉल्व कर देगा, तो मैं फंक्शन भी बना लेता हूँ, वॉइड प्रिंट टेक्स्ट, ठीक है। और इस भाई साहब को इधर अंदर पेस्ट कर देते हैं। यही होता है फंक्शन का रोल। मतलब जो भाई आपका मल्टीपल बार बार यूज में आ रहा है उसको एक जगह लिख दो, और जहां पे भी यूज में आया उसको बार बार कॉल करो। खुद क्यों लिख रहे हो? तो हम कॉल कर देंगे प्रिंट टेक्स्ट। अब एक बार लिखने से क्या होगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो ये कॉल तो एक बार ही करेगा और इससे एक बार ही प्रिंट होगा। मुझे अगर 10 बार प्रिंट करना है तो मुझे इसको भी 10 बार लिखना पड़ेगा। अब आपका हेलो वर्ल्ड 10 बार आ गया, बट क्यों ना, ना तो इसकी बनाने की जरूरत है यहाँ पे और ना फंक्शन की जरूरत है। फंक्शन की जरूरत आती, लूप में लगा सकते हो आप फंक्शन का कॉलिंग, वो तब जब लूप में भी यूज में आ रहा है और कहीं और भी यूज में आ रहा है। तो आप क्या करो, उसको फंक्शन में बना लो ताकि आपको लूप में ना लिखना पड़े अलग से, और दूसरी जगह जहाँ काम है वहां अलग से ना लिखना पड़े। उसको आप एक फंक्शन में डाल दो, और जहां से आप कॉल कर रहे हो वहां पे सब जगह, मतलब जहां जहां आप ये कोड लिख रहे हो वहां पे उन जगहों से आप उस फंक्शन को कॉल कर दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई यार बिना 10 बार हेलो वर्ल्ड लिखे कैसे हम लूप को यूज करके ये चीज अचीव कर सकते हैं। तो फॉर इंट, इंटीजर वैल्यू होती है यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो, मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू 0। 0 से स्टार्ट करते हैं क्या? देखो मोस्ट प्रोबेबली 0 से स्टार्ट करना चाहिए, और आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम कर रहे हो या कोई भी मशीन के साथ वर्क कर रहे हो, तो उनका जो नंबरिंग स्टार्ट होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और एक वो मिली सेकेंड्स में डील करते हैं, हम सेकेंड्स में डील करते हैं। हमारे लिए स्मॉलेस्ट टाइम की सेकंड मतलब स्मॉलेस्ट टाइम की जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड्स होती है, बट उनके लिए उससे भी स्मॉलेस्ट होती है, वो होती है मिली सेकेंड्स। यानी कि वो 1000 सेकेंड, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड, उसमें वर्क करते हैं। तो एक सेकंड के भी 1000 टुकड़े होते हैं, उसका एक पॉइंट जो होता है वो 1 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0, एक तो ये चीज ध्यान रखने की 0 से आपकी नंबरिंग रहनी चाहिए मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप 1 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 से भी करके बताता हूँ। चले पहले 1 से ही ले लेते हैं। आई शुड बी लेस देन, 1 से शुरू हो रहा है तो किससे लेस देन होना चाहिए, 11 से। या आप क्या कर सकते हो, लेस देन इक्वल्स टू 10 भी कर सकते हो। आई क्यों लिया है अपन ने, गलती हो गई ना। 10 में से 9 टाइम्स डेवलपर आई लेता है। तो a इक्वल्स टू 1 एंड a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या होगा, 10 जब होगा या तो 10 से नीचे या 10 के बराबर, इसका मतलब ये होता है। लेस देन 10 मतलब क्या होता है, 10 जब आता ना तो कंडीशन ट्रू नहीं होती। लेस देन इक्वल टू में 10 के केस में भी कंडीशन ट्रू होगी। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू मारे इसलिए कहते हैं, छोटी वैल्यू को कहते हैं लोअर बाउंड, बड़ी वैल्यू कहते हैं अपर बाउंड, ठीक है। तो जब लोअर बाउंड से अपर बाउंड में आ रहे हैं तो पॉजिटिव प्लस प्लस,
फिर से आई ले लिया हमने। देख रहे हो कितना ऑब्सेस्ड हूँ मैं फॉर लूप में आई से। तो नॉर्मली आपको प्रोग्रामिंग में आई बहुत प्रिफर्ड रहता है क्योंकि इंडेक्स का रोल होता है ना, और यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं जो इंडेक्स की तरह से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहला तो काम करता हूँ, इसको प्रिंट करवाता हूँ। किसको प्रिंट करवाओगे? ए को प्रिंट, बिल्कुल ए को प्रिंट करवा सकते हैं, ए को प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे हम करते हैं रन। आ गया? कहाँ से कहाँ तक आया? 1 से 10 तक आया, मतलब कि लूप चला। तो हेलो वर्ल्ड कैसे होगा? अरे हेलो वर्ल्ड तो बहुत आसान है, ये लो प्रिंट। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना आप लोगों को? ये लिखा था, ये मैंने एक ऐसे लूप में डाल दिया जो 10 बार चलेगा। मतलब ये लूप 10 बार चल रहा है, तो इसमें अगर मैं जाऊंगा तो ये प्रिंट कितनी बार कॉल होगा? 10 बार कॉल होगा। लिखा एक बार ही है लेकिन कॉल 10 बार होगा, क्योंकि ये खत्म हुआ वापस से ऊपर जाएगा, खत्म हुआ वापस से ऊपर जाएगा, खत्म हुआ वापस से ऊपर जाएगा। तो ये कब जाके रुकेगा इसको कैसे पता? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स क्यों होगी? एक आने वाले टाइम में फॉल्स क्यों होगी? क्योंकि वो ए को इंक्रीमेंट भी तो कर रहा है। अभी जरूर 1 है, बट जैसे एक बार लूप चल जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, दूसरी बार लूप चल जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो एक ना एक टाइम पे तो 10 के ग्रेटर हो जाएगा, और जब 10 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लूप का कॉन्सेप्ट होता है। जो इसको रन करेंगे, आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये बेसिक सा इम्प्लीमेंटेशन किया। अब 0 से बेटर रहेगा अगर 0 से हम 10 तक कर देते हैं, तो ये कितनी बार चलेगा? एक और एक्स्ट्रा बार चलेगा, मतलब 11 बार चलेगा, क्योंकि 0 भी तो इंक्लूड हुआ। तो 0 इंक्लूडेड, 0 1 2 3 4, तो 1 से लेके 10 तो 10 हो गए, और 0 भी इंक्लूडेड है तो कितनी बार हो गया? 11 बार हो गया। अब हम क्या करेंगे? 10 बार ही चले, बट यहाँ 0 ही रहना चाहिए। इस लूप में क्या करे कि 10 बार चले, यहाँ 0 ही रहना चाहिए। कौन बताएगा मुझे? चैट में सबके आंसर चाहिए मुझे। इक्वल्स टू हटा दो। वेरी गुड, सबके आंसर चाहिए, और कोशिश करो आप चैट में दो। और चैट में भी ना स्पेसिफिकली मेरे नीचे एक डायरेक्ट मैसेज आता है। ये अब थोड़े टाइम के बाद में मैं ये चीज कर दूंगा, जिसमें क्या होगा कि आपको एवरीवन को नहीं करना है, मैं हर किसी से आंसर गेट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन समझ में आया? मुझे चलाना है इसको 10 बार ही है, और 0 से शुरू करनी है। वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर दिया है। क्या कर देंगे हम? इक्वल टू हटा देंगे। इक्वल टू हटा दो, या फिर क्या कर दो, यहाँ 9 कर दो। एक ही बात है ना? समझ रहे हो? लेस देन 10 इज ऑलवेज इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, दोनों सही है, दोनों पे एक ही काम होगा। लेस देन होगा तो सिर्फ उससे नीचे वाला ही आएगा, और इक्वल टू होगा तो उससे नीचे वाले तो आएंगे ही आएंगे, बट इक्वल में भी आएगा, मतलब खुद भी आ जाएगा, उससे ग्रेटर कोई नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको फॉर लूप का आइडिया लग गया है। ठीक है, अगर आपको डिक्रीमेंट करवाना है तो क्या करेंगे? यहाँ 10 देंगे, अपर बाउंड होना चाहिए फिर ये। अब हम अपर बाउंड से लोअर बाउंड में जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? आपका माइनस माइनस होगा। तो अपर बाउंड होना चाहिए और लोअर बाउंड हो जाएगा मेरा 0। अब इसमें क्या होगा? ए इक्वल्स टू 10, तो 10 से शुरुआत होगा, लेकिन यहाँ आपने कंडीशन तो क्या डाल दी है? ए शुड बी लेस देन 0। नहीं, ए शुड बी ग्रेटर देन 0। और 0 डालेंगे क्या यहाँ पे 10 बार चलाने के लिए? कि इक्वल टू लगाऊंगा यहाँ पे? चैट में डालना है। इक्वल टू लगाने की जरूरत है कि नहीं लगाने की जरूरत है? सबके आंसर चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखो बहुत बेसिक चीज है, बट ये चीज है ना, आपको जिनके लिए नया है ना, उनको ये अलग चीज लग रही होगी, बट अभी आपको ये मैथमेटिकल चीज है। मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि 10 चलेगा, 9 चलेगा, 8 चलेगा, 1 तक आके रुक जाएगा। 10 बार चलाना है तो 10 से 1 ही तक ही तो चलाना है मुझे, तो मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे 9 होता ना, 9 से शुरुआत करता, तो मुझे 0 भी इंक्लूड करना चाहिए था, अगर 10 करना है तो। नहीं तो अगर 10 से शुरुआत कर रहे हैं
तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 से भी काम चलेगा, बट प्लस प्लस से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 11 हो जाएगी प्लस प्लस पे तो, और 11 तो इस कंडीशन से ग्रेटर ही है, तो ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। तो हमको तो क्या करना है, इसको माइनस माइनस करना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से चलाएंगे। आ गया। अब आपका देखो, पहले 10 आया, फिर 9 आया, और इस तरीके से लास्ट में क्या आया आपका, 1 आया, 0 नहीं आया। और ये 10 से 1 तक चला, यानी कि 10 बार चला। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर लूप। अब क्या यही सेम चीज अपन वाइल से भी कर सकते हैं क्या? चलो पहले अपन डू वाइल करते हैं, तो डू वाइल का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डू वाइल कंडीशन, वाइल a इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब ए तो आपने डिफाइन ही नहीं किया, तो यहाँ डिफाइन कर देते हैं। यहाँ कंडीशन के बेसिस पे हो रहा है ना, तो ए की वैल्यू मैं कर देता हूँ ए इज ग्रेटर देन 10, तो ए को दे देता हूँ 7 इंट। अब ये कंडीशन ए 7 के बराबर है क्या, ए 10 के ग्रेटर है, नहीं है। इसके अंदर मैं करता हूँ प्रिंट ऑलवेज executes for the first time। ठीक है, तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो कंडीशन तो है फॉल्स, तो एग्जीक्यूट तो नहीं होना चाहिए, बट डू वाइल का मतलब ही होता है कि एक बार तो वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रन करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं होता है। जब हम इसको रन करेंगे तो आपका क्या एग्जीक्यूट होगा, ऑलवेज एग्जीक्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम। समझ में आया? अगर ये यहाँ पे आपका इक्वल्स टू 11 होता, अब आप देखना कि इसमें क्या होगा, चलता जाएगा, ये लूप है ना आपका। 16 करते हैं, ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू रहेगी ना आपकी। देख लो चल रहा है, बंद नहीं हुआ ये, मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा इसको। जैसे मैं वापस रन करूंगा ना, क्यों हुआ ऐसा, समझा सकता है मुझे कोई? देखो आपके सामने, देखो ये पूरा अटकने लग गया, क्योंकि ये लूप चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। इनफाइनाइट टाइम्स क्यों हुआ ऐसा, आपने क्या लिखा? अब वापस पहले मैं इसको हटाता हूँ। ये देखो कह रहा है स्टॉप करने के लिए, ये स्टॉप हुआ, और अब ये एक बार हुआ। समझ रहे हो, मतलब पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे अंडू करूँ तो मैं 16 था, एक ही वैल्यू वाइल कंडीशन में क्या डाला, व्हेन वाइल ए इज ग्रेटर देन 16, तो ये हमेशा 16 से ग्रेटर ही है ए तो, और ये चलता ही रहता। तो मैं क्या करता यहाँ पे, ए की वैल्यू को माइनस माइनस कर देता। अब कितनी बार चलेगा, कौन बताएगा मुझे? क्वेश्चन समझ में आया? अभी जब मैंने इसको ए को 16 किया ना, तो चलता रहा, क्यों चलता रहा, क्योंकि यहाँ पे हर बार 16 इज ग्रेटर देन 10, ट्रू 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 ट्रू, कि 16 तो हमेशा 10 से ग्रेटर ही होगा ना, और लूप में चलता रहेगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बताया ना, जिस जिस नंबर को आप सोचो, कोई भी एक ऐसा बहुत बड़ा नंबर सोचो, उससे भी एक बड़ा नंबर हो सकता है, वो जो भी नंबर होगा उससे भी एक नंबर हो सकता है। तो ये जो नंबर्स आप सोच रहे हो ना, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, वो इनफाइनाइट है, जिसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है। नंबर डिवाइडेड बाय 0 जनरेट्स इनफाइनाइट, मतलब जो कभी रुकेगा ही नहीं, जिसको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस। तो मेरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन ये है कि लूप कितनी बार चलेगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, माइनस माइनस कर दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार ये वैल्यू ना एक बार चले फिर माइनस हो जाए, तो 15 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, तो ये कितनी बार चलेगा? सेवन और 6, और 5। समझ में आया? पहली बार जब ये कंडीशन चेक होगी ना, तब तक ये भाई साहब 15 पे पहुंच चुके होंगे। कोड तो एक बार चलेगा बिना कंडीशन चेक किए, पर इस कोड में तो हम ए माइनस माइनस कर रहे हैं। अब हम इस लूप को चलाते हैं,
और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं, एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम। यहाँ पे हम एक ही वैल्यू को प्रिंट कर देते हैं। सोलह, 15, 14, 13, 12 और 11। समझ में आया? अब ये जब ये ए वैल्यू आई तो 11 था, फिर माइनस माइनस हुआ 10, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर और नॉट? लूप कितनी बार चला? इससे भी फर्क देखो। अब उल्टा चला, पर चलेगा कितनी? 16 बारी, 6 बारी चलेगा ना। अब अगर 15 से आप सोच रहे थे, तो 15 से कितनी बार चलेगा? 10 तक चलेगा। बट 10 पे एग्जीक्यूट तो पहला फ्लो तो यही है ना इसका, तो पहली बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, तो एक एडिशनल तो रहेगा ही रहेगा उसका। फिर 5 बार चलेगा, तो 6 बार चलेगा इस तरीके से। समझ में आया? इज इट क्लियर? ये तो वो आपका डू वाइल। क्या उल्टा कर सकते हैं क्या अपन? पहले ही कंडीशन चेक हो तो ये हम कमेंट कर देते हैं, इफ वाइल a is greater than 10। एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है। ओके ओके, तो while a is greater than 10, तो ये काम करना है, और वो काम क्या है? ऑलवेज एग्जीक्यूट नहीं आएगा, मतलब यहाँ इसकी डेफिनेशन नहीं है, मैं सिर्फ प्रिंट करवा देता हूँ ए को। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं, देखो अगर मैं ग्रेटर देन 10 की बात करें तो 16 तो ग्रेटर देन 10 है, वही इनफाइनाइट लूप वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा यहाँ पे भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ए को कम लाना पड़ेगा ना, इसको कम करना पड़ेगा ताकि ये कंडीशन ट्रू हो। अगर बढ़ाऊंगा तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही रहती रहेगी। तो मुझे ए को क्या करना चाहिए? ए माइनस इक्वल्स टू 1, ये भी कर सकते हो आप। इसका मतलब क्या है? ए इक्वल्स टू ए माइनस 1, ये भी सही है। ठीक है, और बेटर तरीका है, आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हो। रन करते हैं, हो गया, चल गया। 16, 15, 14, 13, 12, 11। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो डू वाइल और वाइल डू में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी ना, तब भी आपका डू वाइल जो है वो एक बार तो चलेगा ही चलेगा, बाकी सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि डू वाइल में एक ज्यादा चलता है, वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक ज्यादा चलता है तो वो एग्जीक्यूट पहले कर रहा है, कंडीशन बाद में चेक कर रहा है, तो पहला वाला उसका चलेगा, हमारे केस में लास्ट वाला चलेगा। ठीक है, समझ में आया वाइल डू एंड डू वाइल? अब आपको मैंने एक प्रोग्राम्स दिए थे बनाने के लिए, तो वो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर सेशन को एंड करते हैं। मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया था ऑड इवन का, इन सबको मैं हटाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ऑड इवन वाला काम कर लेते हैं। प्रिंट एंटर नंबर टू चेक फॉर ऑड इवन। ठीक है, इससे हम यूजर से क्या लेंगे? वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं? इंट नंबर इक्वल्स टू इंट डॉट पार्स
यहाँ पे क्या आ जाएगा, std लाइन std in डॉट रीड लाइन सिंक डॉट टू स्ट्रिंग भी कर सकते हो, नॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, नंबर आ गया हमारे पास में। अब मुझे कंडीशन लगानी है, तो अब हमको पता है इफ कंडीशन कैसे लगाया। कंडीशन क्या लगानी है कि नंबर को डिवाइड करना है 2 से, और अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है दैट मीन्स ये इवन है, नहीं तो ये ऑड नंबर है। तो कैसे कर सकते हैं, नंबर को डिवाइड करना है 2 से रिमाइंडर कितना आने के लिए, तो मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है, तो ये क्या करेगा, रिमाइंडर देगा आपको, डबल इक्वल्स टू 0। तो यहाँ मैंने क्या किया, पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया, उसके ऊपर जो रिमाइंडर आया, मॉड्यूलस का मतलब होता है उसका रिमाइंडर निकालेगा। अगर वो रिमाइंडर 0 के इक्वल है तो आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो डॉलर नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, और अगर वो इवन नहीं है तो बट ऑब्वियसली बात है कि वो ऑड ही होगा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था, कल या परसों वाली क्लास में, कि या तो इवन होता है या एक नंबर ऑड होता है, अल्टरनेटिव चलता है ना, 2 4। तो देख लो 3 इवन, 3 ऑड है तो 4 इवन है, 5 ऑड है तो 6 इवन है, तो इस 7 ऑड है तो 8 इवन है, तो इस तरीके से चलेगा। तो अगर वो इवन नहीं है तो इसका रिमाइंडर क्या आया होगा, 1 आया होगा, क्योंकि अगर 2 आया होता तो फिर से डिवाइड हो जाता। तो रिमाइंडर या तो 1 आ सकता है या 0 आ सकता है, तो 0 आएगा तब तो हमने कंडीशन चेक कर ली, तो ऑटोमेटिकली अब दूसरा ऑप्शन क्या बच जाता है, 1, तो वो ऑटोमेटिकली एल्स में आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि अगर 1 रिमाइंडर है तो नंबर इज एन ऑड नंबर। ठीक है, और अब हम इसको कर देते हैं रन। तो एंटर नंबर के लिए पूछ रहा है मुझसे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये क्या नंबर होना चाहिए, पीछे 2 है तो इवन ही होना चाहिए, आ गया, दिस इज एन इवन नंबर। वापस रन करते हैं, पीछे 7 है, नॉट डिविजिबल बाय 2, इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्रोग्राम मैंने आपको दिया था। अब हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर के लिए मैंने आपको बताया था एक लॉजिक, लॉजिक क्या था कि एक नंबर अगर खुद से डिविजिबल है और सिर्फ 1 से डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है, उसके अलावा वो किसी और से अगर इक्वली डिविजिबल हो जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इफ वी गिव 2.5 इफ इट इज डबल, तो डबल के केस में आपका रिमाइंडर जो है, पॉइंट पॉइंट वैल्यूज तो आपके ऑड इवन में आ ही नहीं सकती ना, होल नंबर को ही हम बोलते हैं ऑड इवन, तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यूज नहीं आएगी। पॉइंट वैल्यूज आती है तब भी हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2.5 इज डिवाइडेड बाई 2, तो आपका मतलब यहाँ पे पॉइंट वैल्यू में ही उसका आंसर आएगा। हाउ वी हैंडल एक्सेप्शन यूजिंग ट्राई कैच, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, वो ट्राई कैच से हम करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्राई कैच जब हमारा मॉड्यूल आएगा ना, तो उसमें हम किस तरह के एक्सेप्शंस आती है उनको कैसे हैंडल करना है, जो पार्ट आपको लगता है कि यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है उसको ट्राई में डालना है। जब एक्सेप्शन आएगी तो आपको ये भी आइडेंटिफाई होगा कि अगर ये एक्सेप्शन आती है, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑड इवन चेक कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताता था ट्राई कैच, तो ट्राई कैच में क्या होता है, जब एक्सेप्शन आता है तो अगर आपको पता है कि एक्सेप्शन किस टाइप का है, आप वो भी चेक लगा सकते हो। ऑन इस टाइप ऑफ एक्सेप्शन है तो ये हैंडल करना है, इस टाइप का एक्सेप्शन है तो ये हैंडल करना है। कैच वहां पे आपका एक ब्लॉक होता है, ठीक है, तो वो हम देखेंगे उसके अंदर। अब हम आते हैं ऑड इवन के कॉन्सेप्ट में, सॉरी प्राइम नंबर के, तो उसको मैं हटा देता हूँ। एंटर नंबर टू चेक फॉर प्राइम नंबर, तो यहाँ पे मैंने ले लिया प्राइम नंबर। आप कोई भी नंबर दो, मुझे फाइंड करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसमें मैं एक चीज करता हूँ, अभी हमने एक चीज और सीखी, लूप।
मुझे क्या करना है, एक मैं अगर दिमाग में बहुत बेसिक अगर इम्प्लीमेंटेशन सोचूं तो मैं ये सोच सकता हूँ कि यार कोई भी नंबर को अगर हमको चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि हर नंबर एक से तो डिविजिबल होता ही होता है और खुद से भी डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। तो फिर अगर मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है या है, तो उसके लिए मुझे इसको क्या करना होगा, हर एक नंबर से डिवाइड करना होगा। और जब वो डिवाइड कर रहे होंगे तो कोई ऐसा नंबर तो मिलेगा ना मुझे। अगर वो कोई ऐसा नंबर मुझे मिल जाता है जो उसको इक्वली डिविजिबल कर देता है, तो मैं वहां उसको घोषित कर दूंगा कि भाई तुम प्राइम नंबर नहीं बन सकते, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और अगर वो उस परीक्षा में पास हो जाता है, मतलब वो लूप में, क्योंकि देखो मुझे हर एक नंबर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर वो सारे नंबर से डिवाइड होने के बाद भी वो कंडीशन में नहीं जाता है, तो दैट कंडीशन इन द सेंस कि भाई मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई कौन इक्वली डिविजिबल है, कौन इक्वली डिविजिबल नहीं है, तो वो हर एक नंबर से डिवाइड होने के बाद में भी वो इक्वली किसी से भी इक्वली डिविजिबल नहीं हुआ, तो वो मेरा प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ये चीज चेक करने के लिए मुझे एक बुलियन वैल्यू चाहिए, तो बुल इज प्राइम इक्वल्स टू ट्रू। मतलब पहले से मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो एक वेरिएबल है, जो भी यूजर ने नाम दिया है, पहले तो ले लेते हैं ना अपन वैल्यू, इसको मैंने कट क्यों किया, ठीक है। नंबर आ गया हमारे पास में, और अब हम आते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं बुलियन इज प्राइम। बाय डिफॉल्ट ना मैं सबको क्या मान रहा हूँ कि तुम ट्रू हो, मतलब तुम प्राइम नंबर हो पहले से, बस तुमको एक छोटा सा एग्जाम पास करना है। तुम्हारे तुमको मैं 2 से डिवाइड करना स्टार्ट होऊंगा, और तुम्हारे आधे तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको एक हिंट दिया था कि कोई भी नंबर को आप इक्वली डिविजिबल तभी कर पाओगे जब वो आधा या उससे कम कोई नंबर होगा, तभी वो उसको इक्वली तोड़ पाएगा। अगर आधे से ज्यादा है तो पॉसिबल ही नहीं, जब आधा ही तोड़ेगा उसको 2 में, तो आधे से ज्यादा कौन तोड़ेगा? या तो वो खुद तोड़ सकता है 1 में, या फिर उसका आधा तोड़ सकता है उसको 2 में, उसके बीच में तो कुछ भी नहीं है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको हर एक नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर वो एक भी नंबर से इक्वली डिविजिबल हो जाता है तो वहीं उस लूप को तोड़ देंगे और उसको बोल देंगे भाई तुम प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको हर एक नंबर से डिवाइड करना है, तो हम यहाँ पे फॉर लूप ले लेते हैं, फॉर इन आई इक्वल्स टू 2। 2 से शुरू करना है मुझे तोड़ना, क्योंकि 1 से तो होता ही है और 0 से कोई हो नहीं सकता। कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि वो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, इनफाइनाइट। 1 से तो हर नंबर होता है, तो 2 से करना है, क्योंकि 2 से हो सकता है कि किसी ने नंबर इवन दे दिया, तो 2 से ही बात खत्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब ऑड के केस में तो प्रॉब्लम्स रही हमारी। अब ऑड के केस में अगर वो 3 से डिविजिबल है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, फिर वो 5 से डिविजिबल है तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलने वाले हैं। और फिर मैं क्या कर दूंगा, आई शुड बी लेस देन। कब तक चलाना है ये लूप? जब तक हम उस ज्यादा उसके आधे नंबर तक नहीं पहुंच जाते। तो नंबर है ये, इसको डिवाइड कर देंगे 2, ठीक है। देन आई प्लस प्लस, आ गए हम इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। इफ जो भी हमारा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे अपन, अभी अपन ने ऊपर मॉड्यूलस किया था ना इवन के लिए, 2 से किया था ना इक्वली डिविजिबल करने के लिए, तो अब मैं उस आई से करूंगा। ये आई क्या है, यहाँ पे 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा, जैसे 10 है तो 10 के लिए 2 से लेके 5 तक चलेगा ये लूप। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। बट मेरे केस में क्यों आएगा, 2 पे ही अगर 10 डिविजिबल हो गया है तो ना तो 3 आना चाहिए, ना 4 आना चाहिए, ना 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 से ही पता लग गया ना कि 10 तो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 10 को 2 ने डिवाइड कर लिया इक्वली। तो यही चीज हम यहाँ लगाने वाले हैं। तो हम हर एक नंबर से इसको डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है, कभी ना तो कभी कंडीशन ट्रू होगी ना। जैसे पहला नंबर आया 2 से डिवाइड, जैसे सपोज दैट 7 है, तो 7 के लिए क्या चलेगा, 2 से शुरुआत होगी और 4 तक चलेगा, सॉरी 3 तक चलेगा। तो 2 डिवाइड करेगा क्या इसको? नहीं करेगा। 3 डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। और इस इफ में आएगा ही नहीं कभी। तो हम क्या करते हैं, इस इफ में वही आएगा जो प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इस प्राइम को क्या घोषित कर देंगे, इस प्राइम जो हमने वेरिएबल बनाया इज नाउ फॉल्स, ठीक है। तुम अब प्राइम नहीं रहे, तुमको मैंने प्राइम माना था, बट हम इस लूप में डाला तुमको, और जब टेस्ट किया तो पता चला कि तुम प्राइम नहीं हो। अब अगर मैं यहीं पे, मेरे को यहीं से बाहर आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर मैं यहाँ फॉल्स कर दूंगा, ठीक है, बट लूप तो उतनी बार ही चलेगा ना जितनी बार चलना चाहिए।
2 से शुरू हुआ तो 10 बार अगर चलना है तो 10 बार चलेगा, बट उससे पहले ही अगर कंडीशन ट्रू हो गई मेरी और मुझे पता लग गया कि यहाँ पे अब ये प्राइम नहीं रहा, तो मुझे आगे जाने की क्या जरूरत है? तो मैं यहीं पे इसको क्या कर दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, इस लूप को ब्रेक करता है और ये लूप से बाहर निकाल लेगा आपको। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, हमारा इस प्राइम की वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो हम ब्रेक कर देंगे और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा कि इफ इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू। कैसा करने की जरूरत है क्या, इक्वल्स टू ट्रू? बाय डिफॉल्ट अगर कोई बुलियन वेरिएबल है ना, तो उसके आगे डबल इक्वल्स टू लगा के बुलियन चेक करने की जरूरत नहीं है। वो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो ऑटोमेटिकली कंडीशन बन जाएगा आपकी कि अगर इस प्राइम ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू है, अगर इस प्राइम फॉल्स है तो ये कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो अगर इस प्राइम फॉल्स है तो एल्स में आएगा, इस प्राइम ट्रू है तो इफ में आएगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अगर इस प्राइम ट्रू है, दैट मीन्स कि वो यहाँ कभी नहीं आया, इस इफ में कभी नहीं आया। इस इफ में कभी नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्राइम नंबर ही है, क्योंकि वो किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ। और अगर इस प्राइम फॉल्स है, दैट मीन्स वो एक बार तो इसमें आया है, यानी कि वो अपने से और 1 के अलावा एक और नंबर ऐसा है जिससे वो इक्वली डिविजिबल हो जाता है, एंड वो नंबर डिवाइड होने की वजह से वो प्राइम नहीं रहा, तो वो एल्स में आ जाएगा और एल्स में हम प्रिंट कर देंगे कि यू आर नॉट एन प्राइम नंबर। तो डॉलर नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा प्रिंट डॉलर नंबर इज अ, सॉरी यहाँ पे इज अ प्राइम नंबर होगा, यहाँ पे इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने कंडीशन क्या लगाई है, अगर ट्रू है तो ये यहाँ पे आएगा, अगर फॉल्स है तो ये, मतलब ट्रू है तो मतलब वो प्राइम रहा, तो इसके अंदर आया ही नहीं इफ के अंदर। ठीक है, अब इसको करते हैं रन। नंबर पूछ रहा है मेरे से, कोई भी एक नंबर दे देता हूँ मैं, 26435। इज नॉट अ प्राइम नंबर, पीछे 5 है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और कोई नंबर ऐसा दो बड़ा सा नंबर, जैसे कि मैं 47 देता हूँ, 47 मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है, 47, तो इट इज एन प्राइम नंबर। समझ में आया आप लोगों को? अब आज का टास्क क्या है आप लोगों के लिए, तो वो आप देख लो। तो जैसे अपन ने ट्राई किया ना, जिन्होंने जिन्होंने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है। अब आज का टास्क है, पहले तो मैंने आपको एक और टास्क दे रखा है, ग्रेटेस्ट ऑफ 3। अब आपको इफ एल्स भी आता है, इफ एल्स इफ एल्स भी आता है, तो आप बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो, नेट पे नहीं देखना है। ग्रेटेस्ट ऑफ 3, फिर आपको ट्राई करना है फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 10, 10 ले लो या n ले लो, ठीक है, ये यूजर बताएगा कि मुझे कौन से चाहिए। फर्स्ट 10 इवन नंबर्स एंड फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। समझ लो ना, फर्स्ट 10 का मतलब, जैसे 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, तो ये फर्स्ट प्राइम नंबर हो गया, सेकंड प्राइम नंबर हो गया। ऐसे आप यूजर से पूछोगे भाई आपको कितने प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो वो कहेगा मुझे 20, पहले 20 प्राइम नंबर प्रिंट करवा दो, तो आपको सारे 20 प्राइम नंबर जो है वो प्रिंट करवाने हैं। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? 4 क्वेश्चन दिए मैंने, डन, ओके। सर मैंने लार्जेस्ट नंबर वाला कोड बनाया है, आप एक बार देख लोगे? नहीं, वो मैं कल देखूंगा आपका, अक्षय, मतलब जब मैं करवाऊंगा ना उससे पहले मैं सबका चेक करूंगा। तो एक ग्रेटेस्ट ऑफ 3 है और ये 3 क्वेश्चंस आज दिए मैंने। सर कैन आई यूज द कैमल रूल्स फॉर वेरिएबल्स क्लासेस एंड मेथड्स एंड फॉर द अदर नेम्स? कैमल के इस क्लासेस में मत यूज करो, फंक्शन में भले यूज कर लो, बट फंक्शन में भी हम यूज नहीं करते, वेरिएबल्स में जरूर यूज करो। कैन आई नो व्हाट? सर कैन आई नो द कैमल रूल्स फॉर, अच्छा कैमल रूल्स क्या है, ये यही है देखो, मेनली कैमल केस को फॉलो किया जाता है। इसके लिए किया जाता है जैसे कि आप कोई वेरिएबल ले रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे इस प्राइम लिया, देख रहे हो आप, अगर मैं इस प्राइम को ऐसे लेता तो रीड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैंने इस पी को ना बड़ा कर दिया। जब मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ ना, और मोस्टली केसेस में ये करना, जब बुलियन ले रहे हो तो बुलियन में क्या होगा, या तो ये या तो ये, तो मैं प्राइम के लिए चेक करवा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चेक बोल रहा हूँ इज प्राइम, अगर ये प्राइम है तो ट्रू होगा इसमें, अगर प्राइम नहीं होगा तो फॉल्स होगा। आप इसको नॉर्मल नाम भी दे सकते हो,
बट जब भी हम बुलियन वैल्यूज लेते हैं ना तो हम उसमें आगे इज लगा देते हैं। इंटीजर ले रहे हो तो आप आगे ऐसे कर दो, आई नंबर। यहाँ पर क्या हो गया, कैमल केस हो गया। तो आगे आई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और चीज को, फिर एन जब कैपिटल लेटर आ जाता है तो वो किसी और चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कैमल केस बोलते हैं। स्टार्टिंग विद द लोअर केस, मिड में अपर केस, और फिर उसके बाद अगर कोई और इंप्लीमेंटेशन आ रहा है तो वो सब भी मिड में अगर आ रहे हैं तो वो अपर केस ही होने चाहिए, और लास्ट में आपका एंड केस, मतलब जो लोअर केस है। तो दिस इज हाउ यू नेम योर वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास का नाम हमेशा आप कैपिटल लेटर से दोगे, फंक्शन का नाम हमेशा आप स्मॉल लेटर से दोगे। इज इट क्लियर? ओके एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया आज का सेशन, बट आज में जो आपको कंडीशनल प्रोग्रामिंग और लूप समझाना था, और फिर जो मैंने 2 प्रोग्राम्स दिए थे वो आपको करके दिखाने थे। अब आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है कि किस तरीके से ये होगा। Once give 7 as input, okay? Seven is the prime number. ठीक है दीक्षित? ये डिवाइड बाय 2 जो ले रहा है ना यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू ले रहा है। नहीं, यहाँ पे लेस देन वाला जो साइन है ना, ये ऑटोमेटिकली आपका इंटीजर वैल्यू ले लेगा जब कंडीशन के अंदर हम कंडीशनल प्रोग्रामिंग चेक कर रहे हैं ना तब। क्योंकि यहाँ पे रेंज आती है, रेंज हमेशा होल नंबर में आएगी, 2 से 7 तक चलेगा, ना कि 7.5 तक। ठीक है, आप इसके आगे ट्रंकेट ऑपरेशन भी लगा सकते हो, जिसमें क्या करेगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो और आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप उसको टू इंट भी होता है और एक ट्रंकेट ऑपरेशन होता है, उससे आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी को? टास्क क्या है वो क्लियर है? तो अब सब ट्राई करके आना कल वाली क्लास में। अपन और कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, ठीक है, फिर अपन ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उनके बेसिस पे और प्रोग्राम्स करेंगे, और इस तरीके से हमारा फ्लो रहने वाला है अब 1-2 हफ्ते के लिए। तो प्रोग्राम्स में बहुत सारे दूंगा, और एक जब हमारा डार्ट सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरी एक असाइनमेंट शीट दूंगा, और वो नियर अबाउट 2 to 3 वीक्स दूंगा आपको करने के लिए। और उसका एक रैंडम ही टेस्ट, मतलब रैंडम ही पूछूंगा मैं। 2-3 हफ्ते बाद एक क्लास होगी जब मैं कहीं इन्फॉर्म नहीं करूंगा, एकदम रैंडमली क्लास स्टार्ट करूंगा। रैंडमली इन द सेंस कि भाई आज अपन कुछ टॉपिक करने वाले थे, पर उसके बीच में एकदम से मैं ले आऊंगा कि भाई आज वो डार्ट प्रोग्राम्स देखने हैं। ठीक है, तो आपका एक सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, यस गौरव? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर एक इशू आ रहा था, मैंने डाउट क्लास में भी पूछा था, बट जैसे आप लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम यूज़र से इनपुट कराते हैं, जैसे नंबर 1 नंबर 2 और उससे 2 नंबर डाले और तीसरा नंबर अगर वो नहीं डालता तो उसकी वैल्यू हम एज अ 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं डाल रहा, ठीक है, और डाल रहा है तो वही हम ऐड करा देते हैं। लेकिन अगर वो जैसे एंटर नंबर 1 डाला 5, 2 डाला 5 और थर्ड में कुछ नहीं डाला, उसने सीधा एंटर मारा, तो वहाँ पे वो एरर शो कर रहा है। वो एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वहां पे नल आ जाता है। आप अपना कोड दिखाओगे या मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ? देखो, मैं शेयर कर दूं स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यहाँ पे अपन आते हैं, इस जगह पे आपका एरर आ रहा होगा, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इस लाइन पे एरर आ रहा होगा, क्योंकि आपने उसको कुछ देने का वादा किया है बट यहाँ पे आपने कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे नल आ गया होगा और नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्रिएट हो गया होगा। तो यहीं पे आप कह रहे हो ना? एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर दूं सर, ताकि आपको फिर हाँ, क्लियर। एक सेकंड ना, आ गया? हाँ जी, हाँ, अभी आप शेयर करो। ये देखो, इस लाइन पे एरर आ रहा है आपका। अभी अब स्क्रीन आप शेयर कर, शेयरिंग एक डिसेबल है शायद। सेकंड, हाँ अब शेयर करो। जी सर, स्क्रीन विजिबल है ना आपको? हाँ, विजिबल है। देखिए, जैसे ये एंटर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, और यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, इसको नीचे यहाँ पे कॉल करा रखा है। तो अब ये
इश्यू कहाँ है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये देखो थर्ड इशू नंबर यहाँ पे है जहाँ stdin.readLine_sync के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया ना आपने, हाँ जी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। चलाओ एक बार रन करो इसको, क्योंकि आप इसको क्या बोल रहे हो कि यार मैं जब रीड करूंगा ना तो वो कह रहा है आपको कि स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क मतलब नलेबल टाइप है, कोई नल वैल्यू आ सकती है, तो आप चलाने से पहले सतर्क हो जाओ। तो आपने उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क कर दिया कि भाई मैं ये गारंटी करता हूँ कि नल नहीं आएगा। अब आपने 2 वैल्यूज दी और आप तीसरे में एंटर कर दो। नहीं बात तो अब ये सही है। ऐसे, हाँ, आप कोई भी एक नल आप पहले वाली पे एंटर मार दो। अब मैंने इसी को एंटर मार दिया तो ये एरर आ गया। हाँ, अब ये एरर आई होगी आपके लाइन नंबर 86 पे, 86 में। है ना? क्यों आई? क्योंकि जहां पे वो stdin.readLine_sync कर रहा है ना, वहां पे उसको एक ऐसा टाइप मिला है जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। जाओ ऊपर देखो क्या कह रहा है वो, स्क्रॉल अप करो। नहीं, इस एरर में स्क्रॉल अप करो, इनवैलिड नंबर एट कैरेक्टर 1। तो आपने जो वैल्यू दी है ना वो इनवैलिड है। यहाँ पे आप इधर आओ, इधर आप इसके आगे एक काम करो, इसको वापस रन करो। अब यहाँ पे ना QWERTY कीपैड में दो, WS दे दो, इसको वैल्यू WS दे दो, नंबर ना देके WS दे दो, एंटर कर दो। आगे एक्सेप्शन वही आ रहा है, इनवैलिड क्यों आ रेड रहा है? एक्स। क्योंकि जो आपने वैल्यू दी ना वहां पे वो उस फॉर्मेट में ही नहीं जो वो इंटीजर डॉट पास कर रहा है, और इससे पहले जो आप दे रहे हो वो तो ब्लैंक ही जा रही है। आप टू स्ट्रिंग भी करोगे ना तो ये चीज एरर करेगा कि भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यूजर से वैल्यू, बट यूजर की तो वैल्यू आई नहीं। ठीक तो है। इस केस में आप क्या तो कर सकते हो, उसको नलेबल टाइप ही रख सकते हो, बट इंट डॉट पार्स फिर वर्क नहीं करेगा। तो या तो आप नलेबल लो, फिर चेक लगाओ कि अगर वो नल नहीं है तो इंट डॉट पार्स करे, नहीं तो फिर उसको हम नल ही रखें। तो ये काम कर सकते हैं अपन। बट ये वो वाली सिचुएशन है कि आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो कि अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगा, बट यहाँ हम यूजर का प्रॉम्प्ट नहीं लेंगे। यहाँ तो हम हमारे कंसोल के लिए कर रहे हैं ना, तो हम कोई चेक लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि मैं अगर ऐप प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरे लिए कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ वैल्यूज दूंगा। ये चीज लॉजिक वाइज हमको कब लगानी है, जब हम यही सेम चीज एक GUI के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे यूजर कुछ भी दे सकता है। तो मुझे वैलिडेशंस लगाने पड़ेंगे यूजर के इनपुट्स के ऊपर कि भाई यूजर क्या इनपुट दे रहा है। यूजर खाली भी दे सकता है, यूजर कोई ऐसी वैल्यू दे सकता है जो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे ईमेल वाला पार्ट है तो वहाँ पे ईमेल वाला फॉर्मेशन होना चाहिए, तो वहाँ रेजेक्ट्स वाला वैलिडेशन लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हम इनपुट के ऊपर लगाते हैं, फिर हम आगे का एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, तो समझ यहाँ में आया से अगर आपको? मैं इन डॉट पार्ट्स अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ तो ये फिर वर्क करेगा? हाँ बिल्कुल, फिर आगे आपके एरर आएगा। ओके। ठीक है गौरव? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। ओके ओके ओके, यस नवीन। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर मैंने ना सिस्टम नया परचेज किया है, तो इसमें एंड्रॉइड का सेटअप करना है बस, और कुछ नहीं सर। किस में, मैक में? यस सर। मैक में सेटअप अपने हुआ था ना, मैक वाला सेटअप, वो वाली क्लास में आए थे आप? सर आज मेरा पहला क्लास सर, मैंने आज ही आज एनरोल पहला किया क्लास क्योंकि है, थोड़ा। ओके ओके। तो यस आप यस आज यस। एनरोल हो गए हो ना, तो आपको है ना पोर्टल का यस एक्सेस सर। मिल जाएगा। तो आप क्या करना, उस पोर्टल में हमारी रिकॉर्डिंग्स होगी, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट सैटरडे टू लास्ट सैटरडे, मुझे डेट पता नहीं है आपको, मतलब ऐसा समझो हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी 26 को, ठीक है फर्स्ट। यस यस उसका जो यस सैटरडे था ना उस दिन हमने विंडोज को सेटअप किया है। तो उसके बाद वाला वीक देखो, जो 26 वाला जो वीक चल रहा है ना, उसके नेक्स्ट वीक यस सर। देखो, उसमें हमने इंस्टॉलेशन ही किया है पूरा, मंडे से लेके। तो उसमें पहले दिन शायद मैक था, मंडे या ट्यूसडे को मैक था मेरे पास में, तो मैक के थ्रू मैंने सेटअप करवाया। ठीक है नवीन? नहीं सर, कर तो मैं लूंगा, लेकिन ये है कि थोड़ा आप कर देते ना तो सेटअप थोड़ा अच्छा रहता है, और कोई वो नहीं है सर। नहीं कर दो, कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूं ना। कोई भी इशू आया आप मुझसे एक बार क्रॉस कंफर्म करवा लेना। फिर आप डाउट सेशन में आके जो सर होते हैं ना वहाँ पे, उनसे कंफर्म करवा लेना कि मेरा सेटअप सही है कि नहीं है। ठीक है, नहीं तो मुझे क्लास में, जब आप कल क्लास में आओ, तो फिर कल क्लास जब एंड हो ना यस तो सर। आप मुझे मुझे कह देना कि भाई अभी सब चले जाना, फिर आप मुझे होस्टिंग का ऑप्शन देना, तो आप अपने स्क्रीन शेयर कर देना, मैं आपको बता दूंगा ऑल ओके। हाँ सर, कोई नहीं, कैसा भी हो। यस सर, ठीक है हाँ सर। आप कर लो,
मतलब आप वो स्टेप बाय स्टेप ट्राई करो, कोई भी इशू आता है तो आप 100% आपको पूछना है। दूसरी चीज ये है आपको कि आपको एक बार मुझे दिखा देना है, ठीक है, या तो मुझे या फिर डाउट सेशन में आके किसी को भी आप दिखा देना, ठीक है नवीन? डाउट सेशन तो सॉरी, डाउट सेशन नहीं ले पाऊंगा सर, क्योंकि जॉब है मेरा, तो 8:30 के बाद ही मैं फ्री मुझे हो पाता हूँ। हाँ, तो 8:30 बजे आप आओगे क्लास में, फिर यस क्लास सर। ओवर हो गई ना तो आप वापस से मुझे याद दिला देना, ठीक है? ओके तो सर, मैं ओके। आपको शेयरिंग का ऑप्शन दूंगा, आप स्क्रीन शेयर करके मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी जी सर, ओके। ओके सर, एक प्रॉब्लम है, मुझे क्या करूँ, जो भी मैं प्रोग्राम बनाता हूँ 1 वीक याद रहता है, उसके बाद भूल जाता हूँ। जब तक प्रैक्टिस करता हूँ तब तक याद रहता है, तो बस इसका सॉल्यूशन यही है, आपने बता दिया, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं आपको बता रहा हूँ सच में, जैसे आज मैं अगर 2 महीने या 4 महीने फ्लटर नहीं करूंगा ना, तो आपको क्या लगता है कि मैं 5वें महीने जब आऊंगा तो मेरा जो प्रिपरेशन होगा ना वो लेस होगा? बिल्कुल सही, मैं हर दिन प्रैक्टिस करता हूँ, हर दिन मेरे पास में एक ऐप है, मैं ऐप को छोड़ता नहीं हूँ। आई ऑल्सो वर्क ऑन एप्लीकेशंस। तो वो मेरी ताकत है, मतलब मैं जब तक ट्राई आउट नहीं करूंगा ना चीजों को तो मैं भूल जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है। अभी पोर्टल में नहीं मिलेंगे, डार्ट सेशन ओवर होने के बाद मिल जाएंगे आपको, ठीक है? सर हाउ टू गेट मोटिवेटेड, मैं आपको कुछ हद तक तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपका संदीप माहेश्वरी बनने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं क्लास में मोटिवेटेड रहना चाहता हूँ, आप लोगों को मोटिवेट रखना चाहता हूँ ताकि आप बेटर परफॉर्म करते रहो हमेशा। कभी कभार मैं आपको टॉन्ट भी मारूंगा, कभी कभार आप काम करके नहीं लाओगे तो डांटूंगा भी, ये भी एक मोटिवेशन है, ठीक है? मोटिवेशन मिलता रहेगा मेरे एंड पे, बस आपको ग्रैब करना है। ये सारी चीजें इंसान के ऊपर होती है, मोटिवेशन तो बहुत सारी चीजें देती है लाइफ में, वो कैसे मोटिवेट होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो मोटिवेट होना चाहता है तो वो किसी चीटी को देख के भी मोटिवेट हो जाएगा, और अगर वो मोटिवेट नहीं होना चाहता है तो वो अच्छे से अच्छी मूवी देख ले, जिसके बाद 100% रेशियो है कि वो मोटिवेट हो जाएंगे। या संदीप माहेश्वरी या जो जो भी मोटिवेशन स्पीकर्स है उनके भी वीडियोस देख लोगे तब भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। तो इट्स ओनली हेयर, ये पूरा माइंड का खेम होता है, ठीक है? बट मैं कोशिश करूंगा आपको, हमें आपसे बात करनी है। हाँ सुप्रिया बोलो। हेलो। ये सुप्रिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सुप्रिया बोलो। जब मुझे आपसे बात करनी थी कॉल पे, वो कैसे हो पाएगा? वो आप जानवी मैम है जो आपके बैच को लीड कर रही है, जिनका ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? तो वो जो मैम काउंसलिंग मैम है ना, उनको आप बोलोगे तो वो मुझे कांटेक्ट करेंगे, तो फिर कॉन्फ्रेंस में आएंगे। तो आज भी मेरे शायद में कॉल आया था बट मैं मीटिंग में था तो मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो आपका ही था आज, आपने कॉल किया था क्या? मैंने आज नहीं किया था, मैं कल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने पूछा अच्छा, था आप कर कैसे। लेना, 12 to 2 के बीच में ऑलमोस्ट मैं फ्री रहता हूँ। फ्री मतलब कि मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उस समय मेरी कोई क्लासेस नहीं होती है, उस समय कंटेंट प्रिपेयर करता हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आप 12 to 2 के बीच में जानवी मैम को बोल देना, जानवी मैम मुझसे पहले पूछ लेंगी कि अगर मैं फ्री हूँ क्या। तो मोस्टली केसेस में फ्री रहता हूँ, अगर मीटिंग ना हो तो मैं फ्री होऊंगा तो वो डायरेक्टली कॉन्फ्रेंस पे ले लेगी मुझे आपके साथ में, ठीक है? ओके सर, मैंने 4 मई को ज्वाइन किया था, उसके बाद मुझे आपसे बात करने को नहीं मिला, तो जस्ट मुझे कुछ पूछना था आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात कर लेना, कॉल कर देना, मैम आपको कांटेक्ट करवा देगी मुझसे, ठीक थैंक है? यू। या ओके ओके ओके। अच्छा गौरव, आपने किया था? हाँ, उस समय मैं आज मीटिंग में था, मुझे याद है, जानवी मैम का कॉल आया था, इसलिए मैंने अभी पॉइंट किया। तो कल आप भी 12 to 2 के बीच में कर लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो सेशन को एंड करते हैं, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट।